Okay, can we get started? Online students, please confirm, am I audible to you? Just confirm, am I audible to you? And then we'll get started. Perfect. Perfect. Okay, good morning, everyone. I hope you guys are doing great. Now, what should be our approach? सबसे पहले, let me give you an introduction for next 5 to 10 minutes. That in general, intermediate auditing को आपने कैसे approach करना चाहिए. My assumption is all of you would have studied auditing at least once, would have maybe appeared for exam once. उस assumption के साथ में ही हम ये discussion करने वाले. Now, in general, as per ICM module, there are 13 chapters. Now, out of those 13 chapters, मैं आपको एक पहले bifurcation देता हूँ. Auditing standards कौन कौन से आपके लिए relevant है, उनका weightage क्या है. Then what about the other chapters, उनका approximate weightage क्या है. Normally आपका approach in last 2 months क्या होना चाहिए when you're preparing from your exam point of view. यहाँ पर ऑब्जेक्टिव ऑनेस्टली प्योरली एग्जाम के हिसाब से आपने क्या पढ़ाई करना चाहिए, कैसे आपने क्वेश्चंस को अप्रोच करना चाहिए, वो डिस्कशन करना है. दिस इज नॉट अबाउट वी आर गोइंग टू डिस्कस एवरी सिंगल कॉन्सेप्ट इन डिटेल. दैट्स नॉट द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस पर्टिकुलर सेशन. इज दिस क्लियर टू यू सर? लेट मी गिव यू एन ओवरव्यू फर्स्ट. तो सर, आपके पास नवंबर 20 से लेकर के ऑलमोस्ट फॉर द लास्ट एग्जाम, दैट इज योर नवंबर 22 एग्जाम, मैंने बाइफर्केशन किया है कि नॉर्मली ओवरऑल मार्क्स जो है आपके किन किन चैप्टर से किस किस एरिया के हिसाब से आता है. तो आप सबसे पहले अगर आप देखेंगे, यू हैव ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग. ऑलमोस्ट अभी भी वो पैटर्न कंटिन्यू होता है. 35 marks approximately. In certain attempts it can go beyond 35 marks, but in general 30 से 35 mark का वेटेज अभी भी ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स का है. व्हेन आई से ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स, उसमें भी एक लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स है जहां नॉर्मली सबसे ज्यादा क्वेश्चनिंग किया जाता है एट अ इंटरमीडिएट लेवल. आई विल डिस्कस अबाउट दैट लिस्ट ऑफ ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स ऑल्सो, जो आपके लिए सबसे ज्यादा रेलिवेंट है, जिसका वेटेज अप्रोक्सीमेटली कितने मार्क्स का है, 35 मार्क्स का है मान के चलिए. अब नॉर्मली ये 35 मार्क्स को अप्रोच कैसे करना है, इसके रिगार्डिंग हमें डिस्कशन करना पड़ेगा. दैट सर, एज पर आईसीएम मॉड्यूल कुछ चैप्टर्स हैं जो चैप्टर्स एक्चुअली ऑडिटिंग स्टैंडर्ड से ही बनाए हैं. आपका चैप्टर 1, 2, 3, चैप्टर 5, चैप्टर 7, चैप्टर 8, वो सब कुछ ऑडिटिंग स्टैंडर्ड से ही बनाया गया है. डू यू गेट माई पॉइंट? तो सर, उन स्टैंडर्ड्स में भी मुझे कहां ज्यादा फोकस करना चाहिए, कहां पर मे बी एक जनरल रीडिंग भी सफिशिएंट रहेगा. बट ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स यू कांट इग्नोर देम. 35 मार्क्स अभी भी पेपर उधर से आएगा. दिस 35 इज फ्रॉम 70 मार्क्स. हाँ, रिमेंबर, दिस 35 इज फ्रॉम 70 मार्क्स. एमसीक्यू का वेटेज मैं नहीं बता सकता है. आई डोंट हैव एक्सेस ऑफ एक्चुअल क्वेश्चंस आज इन द एमसीक्यू. आइडियली होना भी नहीं चाहिए लीगली. यू आर अंडरस्टैंडिंग माय पॉइंट? तो मुझे नहीं पता है एमसीक्यू में कितना मार्क्स आया है. एमसीक्यू के अलावा जो हमारे पास में 70 मार्क का पेपर है, आउट ऑफ विच वी हैव 14 मार्क्स का करेक्ट इनकरेक्ट, एंड रिमेनिंग जो हमारा थियरी वाला पेपर होता है, उसके अंदर करेक्ट इनकरेक्ट मैंने कवर किया है. जो 4 मार्क 5 मार्क क्वेश्चन आए थे वो भी कवर किया है. ऑब्वियसली इनका जो टोटल रहेगा वो 70 के बियॉन्ड जाएगा, बिकॉज आपको मालूम है एक क्वेश्चन ऐसा होता है जो आप छोड़ सकते हैं आइडियली, मतलब एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन. आई होप यू नो दैट, राइट? मैं अज्यूम कर रहा हूं आपको ये सब चीजें तो मालूम रहेगी. इस अजम्पशन से मैं शुरू कर रहा हूं. तो कैसे भी कर लीजिए, 70 में से 35 मार्क्स मतलब अभी भी 50% वेटेज जो है वो ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स का है.
उसके बाद में अगर मैं ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स को साइड में कर दूं तो मेरे पास में आता है अ चैप्टर लाइक कंपनी ऑडिट। कंपनी ऑडिट के साथ में मैं कारो इंक्लूड कर रहा हूं, जो कारो 2020। इसका वेटेज अप्रोक्सीमेटली एक 10 to 15 मार्क्स है। बहुत एक्सेप्शनल एग्जाम्स होते हैं जहां पर इस चैप्टर से 20 मार्क का पेपर आ गया, अदरवाइज नॉर्मली एक 10 से 15 मार्क के बीच में आप मान के चलिए मिनिमम 10 मार्क्स के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। इट कैन बी 1 or 2 एक्स्ट्रा क्वेश्चंस डिपेंडिंग अपॉन दी अटेम्प्ट आइडियली, बट एक 10 से 15 मार्क का वेटेज आप मान के चलिए कंपनी ऑडिट का रहने वाला है। आई एम टॉकिंग अबाउट अगेन 70 मार्क्स में से। एमसीक्यू के बारे में मैं किसी भी चैप्टर पे कमेंट नहीं कर पाऊंगा। मैं एमसीक्यू के केस में एज्यूम करता हूं आपका पूरा अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए सिलेबस का, उसके बेसिस के ऊपर ही एमसीक्यू क्वेश्चंस बनाए जाते हैं। Other than this, if you look at audit of items of financial statement, this is your chapter number 9, अगर आपको मालूम है, जहां पर हमारा इनकम स्टेटमेंट का हर एक लाइन आइटम को ऑडिट करना सिखाया है, बैलेंस शीट के हर एक लाइन आइटम को ऑडिट करना सिखाया है, वो वाला जो चैप्टर है रीसेंट टाइम्स के अंदर उसका वेटेज बढ़ते जा रहा है। देयर वाज अ टाइम व्हेन ओरिजिनली ये जब चैप्टर आया था, मतलब देखो ओल्ड सिलेबस में था वाउचिंग वेरिफिकेशन, बाद में ये चैप्टर को लेकर के आया और वाउचिंग वेरिफिकेशन जो ओल्ड सिलेबस के चैप्टर से उन्हें निकाल दिया गया। यहां पर डिटेल में लिखा है कि आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट के आइटम्स का ऑडिट कैसे करना चाहिए। इसका वेटेज ऑलमोस्ट अटेम्प्ट बाय अटेम्प्ट आप नोटिस करेंगे बढ़ते जा रहा है। मतलब फ्यू अटेम्प्ट्स इट वाज वेरी लेस, मतलब 6 मार्क या इवन एक आध क्वेश्चन ही आता था, बट अब ऑलमोस्ट कंसिस्टेंटली आपको 10 से 12 मार्क के क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। इस चैप्टर में एक प्रॉब्लम है, क्वेश्चन ना बहुत डेंजरस आता है। मतलब वो आपको बहुत ही एक स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछ सकता है, बहुत ही जनरल नेचर का क्वेश्चन पूछ सकता है, मतलब काफी चैलेंजिंग है कंपैरेटिवली। प्लीज दोज हु आर एंटरिंग लेट इन द क्लासरूम, यू आर सपोज्ड टू सिट ऑन द लेफ्ट साइड, यू आर नॉट सपोज्ड टू कम इन फ्रंट ऑफ द कैमरा, डजंट मेक सेंस। यस, तो चैप्टर नंबर 9, इसमें से क्वेश्चन आइडेंटिफाई करना बहुत चैलेंजिंग है और चैप्टर बहुत वास्ट है। इसके भी कुछ ट्रिक्स हैं कि असर्शन का बेसिक मीनिंग आना चाहिए, इन जनरल स्पेसिफिक क्वेश्चंस क्या आ सकते हैं वो मेरे को लिस्ट पता होनी चाहिए, क्योंकि वो क्वेश्चंस ऐसे काफी बार रिपीट करता है। मतलब ऐसा नहीं है कि एक भी क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा, या एक आध क्वेश्चन चैलेंजिंग हो सकता है, बाकी सारा प्रिडिक्टेबल होता है, आप जो आसानी से प्रिडिक्ट करके प्रिपेयर अकॉर्डिंगली कर सकते हो इफ यू रियली आस्क मी। बट अगेन इस चैप्टर को अप्रोच कैसे करना चाहिए ये हमको डिस्कस करना पड़ेगा। व्हेन आई टॉक अबाउट चैप्टर नंबर 9, प्लीज रिमेंबर एक नया प्रॉब्लम है। 2 अटेम्प्ट पहले आईसीआई ने शेड्यूल 3 के जो एडिशनल डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स थे वो उठाए और एज इट इज आपके सिलेबस में इंक्लूड कर दिए। शेड्यूल 3 के डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट हमेशा से थे, कुछ एडिशनल डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स इंक्लूड किए गए थे शेड्यूल 3 में, वो एज इट इज उन्होंने आपके सिलेबस के अंदर नोट्स बना बना करके ऐड करते गए और अब वो क्वेश्चन उसी पे पूछ रहा है। मतलब इन एवरी अटेम्प्ट यू विल सी वन क्वेश्चन ऑन दैट, मतलब कंपल्सरी आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो उसके अंदर ना ऑडिटिंग वाला कोई पार्टी नहीं है, वो तो बोलता है शेड्यूल 3 का जो डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट है वो लिख के दे दे एज इट इज। मतलब उस चीज में बस मेरे को पता होना चाहिए कि भाई ये 10-12 ऐसे एरियाज हैं जिनका डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट मेरे सिलेबस में है, इसमें से कोई एक दो क्वेश्चन आ सकता है, आई नीड टू बी कंफर्टेबल विद दैट एरिया। उस तरीके से आपको इस चैप्टर नंबर 9 को अप्रोच करना पड़ेगा। जब हम 9 में जाएंगे तो थोड़ा और डिटेल में डिस्कस करेंगे आपका मैकेनिज्म क्या होना चाहिए। बट हाँ, ऑलमोस्ट 10 मार्क का क्वेश्चन आपको इस चैप्टर से भी देखने को मिलने वाला है। दिस इज आवर चैप्टर नंबर 9, दैट इज ऑडिट ऑफ आइटम्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। Then we come to a chapter called as audit of different types of entities. That is chapter number 13. That is chapter number 13. यहां पर आपका कोऑपरेटिव सोसाइटी ऑडिट भी आएगा, यहां पर आपका गवर्नमेंट ऑडिट भी आएगा, यहां पर आपका तो मिसलिनियस सारे ऑडिट्स, ऑडिट ऑफ अ सिनेमा हॉल, ऑडिट ऑफ अ क्लब, ऑडिट ऑफ अ होटल, एलएलपी हो गया, मतलब लीजिंग कंपनी हो गया, यू नेम इट, एवरीथिंग इज देयर। अच्छा बात, इसका वेटेज कंसिस्टेंटली वही 10 मार्क के आसपास है। कुछ कुछ अटेम्प्ट में रादर कम होते जा रहा है, ऐसा लग रहा है कि वो ऑलमोस्ट वहां से क्वेश्चन पूछना भूल जाते हैं, पेपर पूरा कंप्लीट हो जाता है। हमेशा आखिरी के क्वेश्चन के ही 1 या 2 पार्ट में ये चैप्टर मिलता है। इट इज क्लियरली विजिबल दैट दे आर डन विद ऑल द पेपर इन फर्स्ट 12 चैप्टर्स। 13 चैप्टर तक आते आते लिटरली जो स्कोप बचता है उतने का पेपर बना देते हैं। मतलब अनफॉर्चुनेटली दैट्स द वे दे आर लुकिंग एट इट, ऑल्दो चैप्टर इज वेरी ह्यूज। मतलब 13 चैप्टर भी ऑलमोस्ट एक 100 पेज का है, समराइज वर्जन भी 60-70 पेजेस का है, बट हर चीज पे क्वेश्चन आएगा ये बोलना ही बहुत मुश्किल है। अब रादर ऐसा हो गया है, गवर्नमेंट ऑडिट आप एक क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर लो, कोऑपरेटिव सोसाइटी ऑडिट आप एक क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर लो, इसके अलावा बाकी सब में से क्वेश्चन आएगा गारंटी नहीं है, और आएगा तो भी बहुत जनरल नेचर का। सिनेमा हॉल का ऑडिट के लिए कंट्रोल से चेक कर रहे जनरल क्वेश्चन पूछ लेगा, प्रॉब्लम है उधर आंसर लिखना पड़ेगा एज पर आईसीएम मॉड्यूल।
उस जनरल क्वेश्चन का जनरल आंसर लिखना बहुत चैलेंजिंग है आइडियली। तो इस चैप्टर के लिए क्या अप्रोच होना चाहिए आपका, हम डिस्कस करेंगे, पर यहां पर मैं आपको बहुत ज्यादा हेल्प नहीं कर पाऊंगा, बिकॉज इस चैप्टर में अल्टीमेटली वही लिखना पड़ेगा जो लिखा हुआ है। मतलब यहां पर कुछ समझाने का स्कोप नहीं है। जो 10 साल पहले इन्होंने सिनेमा हॉल के कंट्रोल चेक करने के लिए स्टेप्स लिखे थे, आज भी सेम है, वो बदला ही नहीं है। एक्सपेक्टेड है होपफुली रिवाइज सिलेबस में दे विल रीड अबाउट व्हाट दे हैड रिटन 10 years बैक एंड दे विल चेंज। यू गेट माय पॉइंट। दैट इज माय चैप्टर नंबर 13। उसके बाद में 3 ऐसे चैप्टर्स हैं जो एक्चुअली में इंसान का पढ़ने का मन ही नहीं करता। एक है बैंक ऑडिट, सिर्फ एक क्वेश्चन आता है, ओनली 1 क्वेश्चन, समझ रहे हो मेरा बात, 4 मार्क के लिए, पर वो हमेशा आता है। अब वो 4 मार्क के लिए कभी कभी वो बैंक के बारे में एक्चुअली में बैंकिंग ऑडिट पूछता है, या बहुत बार होता है एनपीए क्या होता है उसके डेफिनेशन पे क्वेश्चन आ जाता है, आरबीआई के फंक्शन क्या उस पर क्वेश्चन आ जाता है। मतलब इट्स सच अ डिफिकल्ट सिनेरियो टू एक्चुअली थिंक अबाउट इट, मैं बैंक ऑडिट में क्या पढ़ूं when there is going to be only 1 question out of 50 pages. But yes, 4 मार्क का 5 मार्क का वेटेज है बैंक ऑडिट का। आप कंसिस्टेंटली देखेंगे हर पेपर में एक क्वेश्चन कंपल्सरी मिलेगा ही मिलेगा। जहां पर वेटेज 4 के ऊपर गया मतलब एमसीक्यू में क्वेश्चन आ गया होगा, या करेक्ट इनकरेक्ट में आ गया होगा। वो करेक्ट इनकरेक्ट वाला क्वेश्चन आप वैसे भी आंसर कर पाओगे लॉजिक के बेसिस के ऊपर, समझ रहे हो। पर जो 4 मार्क का आंसर है वो लिखने के लिए आपको चैप्टर डेफिनेटली पढ़ना पड़ेगा। इधर मैं आपको एक लिस्ट ऑफ 10-12 क्वेश्चन दूंगा कि भाई नॉर्मली यहां से ही एक क्वेश्चन आने का प्रोबेबिलिटी है, उतना ही आपने पढ़ के जाना चाहिए। उसके बियॉन्ड 4 मार्क के लिए एफर्ट डाल के फायदा नहीं है ऑनेस्टली स्पीकिंग। उसके बजाय ऑडिटिंग स्टैंडर्ड ज्यादा पढ़ोगे, कंपनी ऑडिट ज्यादा पढ़ोगे, चैप्टर 9 ज्यादा पढ़ोगे, ज्यादा प्रोबेबिलिटी रहेगा बेटर स्कोरिंग करने का। बहुत सारे लोग ऑनेस्टली बैंकिंग ऑडिट में 8-10 क्वेश्चन पढ़ के स्किप कर देते हैं, बिकॉज आइडियली उधर से एक ही क्वेश्चन आने वाला है। एंड बैंकिंग ऑडिट पे तो मात्र 10 पेज है, पहले का जो 30 पेज है तो जनरल कंटेंट है, बैंकिंग कंपनीज क्या होती है, उनके फंक्शंस क्या होते हैं, नॉर्मली ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स का पूरा समरी लिख करके दिया है 210 से लेकर के रिपोर्टिंग तक का। फिर लास्ट के अंदर उन्होंने बोला कि बैंकिंग कंपनीज को ऑडिट में एडवांसेस कैसे चेक करने का, डिपॉजिट कैसे चेक करने का, इनकम एक्सपेंस कैसे चेक करने का। मैं पहले आपको सिर्फ एक ओवरव्यू दे रहा हूं कि इन जनरल आपने किस तरीके से सोचना चाहिए, फिर हम कैसे अप्रोच करेंगे वो आपको बताऊंगा मैं आइडियल। सर दैट इज माय बैंक ऑडिट, 1 क्वेश्चन 4 मार्क का वेटेज, बी प्रिपेयर्ड मेंटली। 2 चैप्टर। नेक्स्ट, ऑडिट इन एन ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट, छोटा सा चैप्टर है, एक क्वेश्चन हर अटेम्प्ट में आता है। फायदा है ये आपका चैप्टर नंबर 6 है अगर आपको याद नहीं है तो, ऑडिट इन एन ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट। दिस इज लाइक अ वेरी स्मॉल चैप्टर, एक क्वेश्चन आता ही है हर एग्जाम के अंदर ऑलमोस्ट, और इधर से क्वेश्चन प्रिडिक्ट करने में आसान है। कुछ लिमिटेड 7-8 कैटेगरी के क्वेश्चन है, उनमें से ही क्वेश्चन रिपीट होता है, और एमसीक्यू पे अगर आया ना अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे करेक्ट इनकरेक्ट भी आराम से आप लिख पाएंगे। ये चैप्टर स्किप नहीं करना चाहिए। बहुत सारे बच्चों का टेंडेंसी यही चैप्टर छोड़ देता है, पर इस चैप्टर से क्वेश्चन बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड आता है, बहुत इजी आता है, कुछ ज्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं होता है इस चैप्टर के अंदर, क्योंकि कंटेंट ही बहुत कम है कंपैरेटिवली। और आपका जो ईआईएस का थोड़ा बहुत अंडरस्टैंडिंग है वो बहुत हेल्प करता है इस चैप्टर 6 के आंसर्स को देने के लिए। आपका ऑडिटिंग एंड ईआईएस का बेसिक अंडरस्टैंडिंग भी अगर आपने रखा, फिर चैप्टर 6 को अगर अप्रोच किया, आप आराम से चैप्टर 6 कर पाएंगे। मेरे को लगता है बेटर आरओआई इज चैप्टर 6 देन बैंक ऑडिट, बिकॉज बैंक ऑडिट के अंदर क्वेश्चन प्रिडिक्ट करना और टफ है, बट चैप्टर 6 में क्वेश्चन प्रिडिक्ट करना बहुत आसान है, क्योंकि नंबर ऑफ पेजेस में वो लिटरली लेस देन 50% है, और जहां से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, मालूम है, समझ रहे हो मेरा बात, 100%। और ये क्वेश्चन सिर्फ इंटरमीडिएट में नहीं आता, सेम ऑडिट इन एन ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट फाइनल लेवल पर भी है। ऑब्वियसली वहां पर थोड़ा कंटेंट और इवॉल्व है कंपैरेटिवली, बट स्टिल उसी बेस के ऊपर उन्होंने उस चैप्टर को बिल्ड किया है। वहां पर एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा 100%, इंटर में भी आता है और फाइनल में भी आता है। वो चैप्टर 6 पे डेफिनेटली अगर आपने 2-4 घंटा स्पेंड भी कर लिया तो वो एक क्वेश्चन आप आसानी से बेटर अप्रोच कर पाएंगे। Then comes your chapter number 4, that is your risk assessment and internal control. अब ये जो चैप्टर है, ये चैप्टर बहुत वास्ट है, बट इस चैप्टर को कवर करने के 3 तरीके, मतलब 3 अप्रोचेस हैं। एक आपके लिए है सिर्फ 315 करके छोड़ दो, ऐसे 315 जो है ना पूरा का पूरा योर रिस्क असेसमेंट वाला स्टैंडर्ड, वो पूरा चैप्टर 4 से बनाए हैं। योर एंटायर 315 इज इन चैप्टर 4। अगर आप आईसीआई मॉड्यूल निकालेंगे, चैप्टर 4 को पढ़ना शुरू करेंगे, ऑलमोस्ट 30-40% इज ऐसे 315 एज इट इज। फिर थोड़ा पार्ट आपका ईआईएस का चैप्टर 1 है, इंटरनल कंट्रोल का डेफिनेशन क्या है। जैसे आपके इस एग्जाम के अंदर ही इंटरनल कंट्रोल पे क्वेश्चन आया था, उन्होंने डेफिनेशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल पूछा था एज पर ऐसे 315। वो अगर आप ऑडिट नहीं भी पढ़ते तो फर्क नहीं पड़ता था, ईआईएस के चैप्टर 1 में भी सेम डेफिनेशन लिख करके दिया है, उधर भी सेम बेनिफिट्स, लिमिटेशंस और कंपोनेंट्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल लिख करके दिया है। मतलब इस चैप्टर में ऑडिटिंग वाला जो पार्ट है वो तो आखिरी का 5-7 पेज है, otherwise it is nothing but your SA 315, your understanding of internal control, what are the limitations of internal control, what are the components of internal control। अगर आप
EIS का चैप्टर 1 जब रिवाइज कर रहे हैं, उतना पार्ट अगर आपने चैप्टर 4 के साथ साथ में रखा, एक 60-70% ऑफ चैप्टर आराम से खत्म हो जाएगा। फिर चैप्टर के एंड में कुछ एडिशनल चीजें हैं कि एज अ ऑडिटर कंट्रोल्स को रिव्यू कैसे करना चाहिए, एज अ ऑडिटर कंट्रोल्स को टेस्ट करने के लिए कंप्लायंस प्रोसीजर कैसे लगाना चाहिए, थोड़ा ऑडिटिंग वाला एलिमेंट है। अनफॉर्चुनेटली वहां क्वेश्चन बहुत रेयरली आता है, क्योंकि वहां पे क्वेश्चन फ्रेम करने के लिए जो तरीके से ICAI में कंटेंट लिखा है, सजेस्टेड आंसर बनाना बहुत मुश्किल है। मेजोरिटी केस में फोकस रहेगा इंटरनल कंट्रोल वाले पार्ट पे क्वेश्चन आ जाए या 315 वाले पार्ट पे क्वेश्चन आ जाए। चैप्टर 4 वास्ट है, क्वेश्चन 100% हर पेपर में आता ही है, मतलब एक क्वेश्चन आपको कंट्रोल पे मिलेगा ही मिलेगा। इट इज इम्पॉसिबल टू अवॉइड दिस चैप्टर, बट स्मार्ट तरीके से अप्रोच करो। 315 बराबर से समझ लो पूरा का पूरा, EIS के अंदर कंट्रोल्स का अंडरस्टैंडिंग बराबर ले लो, तो भी आप उस क्वेश्चन को आराम से आंसर कर पाओगे। मेजोरिटी पेपर में कोई दिक्कत नहीं आएगा। हाँ, कुछ बहुत ही स्पेसिफिक क्वेश्चन आ गया कि भाई कंपोनेंट्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल में कंट्रोल एनवायरमेंट लिख, 5 कंपोनेंट्स होते हैं, उसमें से जो पहला कंपोनेंट है कंट्रोल एनवायरनमेंट, उसको डिफाइन कर दो। ऐसा भी करते हैं वो कभी कभी, वो थोड़ा चैलेंजिंग हो सकता है, बट अगेन वो सेम चीज आपने EIS में पढ़ा है, सेम चीज आपने EIS में समराइज किया है। अगर आप वो भी अपना अंडरस्टैंडिंग बोरो करके लिख देंगे, गलत नहीं होता है, बिकॉज एक्चुअली में कंपोनेंट्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल जो EIS में और जो ऑडिट में दोनों 315 से आया है, ऐसा है 315 में। इवन EIS में ऐसे 315 का रेफरेंस दिया हुआ है, जब डेफिनेशन लिखा है उन्होंने शुरुआत ही की है, इंटरनल कंट्रोल एज पर ऐसे 315 मींस डैश करके, मतलब वो कॉन्सेप्ट ही वहीं से आया है, कुछ अलग नहीं है, बस लिखने का अप्रोच थोड़ा अलग हो सकता है, बट मतलब कहीं पर भी अलग नहीं होगा। अगर आप वो लिखेंगे आपको डेफिनेटली डिसेंट मार्क्स मिलेगा, कोई दिक्कत वाला बात। तो सर ये बेसिकली मेरे लिए एक ओवरऑल बाइफर्केशन हो गया। अगर मैं प्रैक्टिकली सोचूं मेरे को शुरुआत किधर से करना चाहिए, इफ यू आस्क मी माई अप्रोच, 35 मार्क्स ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स हैं, समझ रहे हो मेरा बात। बट सर यहां पर एक प्रॉब्लम है, ये सबसे ज्यादा पढ़े होंगे आपने, क्योंकि ऑलमोस्ट सबसे ज्यादा वेटेज है इसका, मतलब मेरा अजम्पशन है सबसे ज्यादा आपने ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स ही पढ़े होंगे, बिकॉज आइडियली एक इंसान नॉर्मली ऑडिट जब शुरू करता है ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स वाले पार्ट से ही शुरुआत करता है, बिकॉज दैट्स द बेस फॉर एनी ऑडिटिंग सिलेबस आइडियली। तो सर वो 35% मार्क्स डिस्कशन करना चाहिए, बट मेरे को ऐसा लगता है उधर मेजोरिटी बच्चा कंफर्टेबल भी रहेगा कि भाई एंगेजमेंट टर्म्स क्या होता है, डॉक्यूमेंटेशन क्या होता है, इन जनरल आपको पता होगा। इन ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स में भी आपको कंफ्यूज नहीं होना है, मैं एक लिस्ट बना के आपको दे रहा हूं, ये स्टैंडर्ड्स है। मैं चाहूंगा आपके पास अगर नोटबुक है तो आप एक प्रॉपर लिस्ट बना लीजिए, ये जो लिस्ट दे रहा हूं, अगर आपने इतना भी कर लिया, ऑल्दो दिस कवर्स ऑल मेजोरिटी पार्ट, इसके बियॉन्ड अगर आपके आपके सिलेबस में और भी स्टैंडर्ड्स है, 250 भी आपके सिलेबस में है, 610 भी आपके सिलेबस में है, बट नहीं किया तो चलेगा, ये स्टैंडर्ड्स आपको करने ही चाहिए। आपका पूरा 35 मार्क्स का पेपर इन स्टैंडर्ड्स के अराउंड ही रिवॉल्व करता है हमेशा। Quickly make a list. Online public, I would also request you to make a list of this. Done? अब देखो, इसमें मैंने कुछ करेक्शंस किए थे, 320 लिखा ना आपने बराबर, एंड 710 ऐड किया, किया ना आपने, ये दोनों बराबर, ये मैक्सिमम है। इसके अलावा तुम मान के चलो तुम्हें दिमाग ही नहीं लगाने का एग्जाम के लिए है, और बहुत सारे स्टैंडर्ड्स जो है आपके सिलेबस में, प्रोबेबिलिटी ऑफ देम गेटिंग आस्क्ड इज वेरी वेरी लो। सिंपल लॉजिक है,
आईसीआई अपने मॉड्यूल को बनाते वक्त जिन स्टैंडर्ड्स पे ज्यादा फोकस करता है, क्योंकि उनका जो सेक्शन वाइज वेटेज होता है ना, सब्जेक्ट चैप्टर वाइज, वो वेटेज उन स्टैंडर्ड्स को ही कवर करता है बस। बाकी स्टैंडर्ड सिलेबस में है बट उनका वेटेज ही डिफाइंड नहीं है। मतलब हायर साइड में एक आध क्वेश्चन कभी कोई 250 से पिक होकर के आ गया तो बात अलग है, बट इन जनरल मैं बोलूंगा उन स्टैंडर्ड्स पे क्वेश्चन आप फाइनल में एक्सपेक्ट कर सकते हो। अदरवाइज इंटरमीडिएट में दिस इज मोर देन सफिशिएंट। इन स्टैंडर्ड्स को भी इंडिविजुअली कैसे अप्रोच करना है आएंगे हम वहां पर, डोंट वरी अबाउट दिस। सो दिस इज माय फर्स्ट थिंग दैट सर 50% सिलेबस तो मेरा ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स कवर किया तो हो जाएगा। उसके बाद में कंपनी ऑडिट एंड कारो, यहां पर कारो पे एक क्वेश्चन आएगा, बट कंपनी ऑडिट का वेटेज अभी भी 7 से 8 मार्क है। मतलब यहां पर सेक्शन नंबर 138 से लेकर के 148 इंक्लूडिंग 177 इफ यू रिमेंबर ऑडिट कमिटी, ये सारे सेक्शंस आपको आने ही चाहिए। 100% एक स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन देखने को मिलता है, या तो डिस्क्वालिफिकेशन पे आ जाएगा, रिमूवल ऑफ एन ऑडिटर पे क्वेश्चन आ जाएगा, या ऑडिटर के ड्यूटीज पे क्वेश्चन आ जाएगा। मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन होता है। अगर 138 से 148 बराबर से आपने रिवाइज करके रखा है, ये आपके इंटरमीडिएट लॉ के सिलेबस में भी है, सेम इंटरमीडिएट ऑडिटिंग के सिलेबस में है, और सेम फाइनल ऑडिट के सिलेबस में भी है। इसमें कोई चेंज नहीं है, कंपनी ऑडिट ऐसा का ऐसा ही रहता है 138 टू 148, एंड पूरे सेक्शंस के अंदर ऑडिट कमिटी का रेफरेंस आता है, और ऑडिट कमिटी इज डिस्कस अंडर सेक्शन 177। इतना ही आपका कंपनी ऑडिट का पार्ट है। कारों में प्रैक्टिकली सारे क्लॉजेस एप्लीकेबल है, बट उसके अंदर भी एक इंपॉर्टेंट क्लॉजेस का लिस्ट बनाया जा सकता है, क्योंकि जो नया वाला कारो है वो बहुत डिटेल में है। उसमें ऐसे बहुत सारे क्लॉजेस हैं जो एक्चुअली में सेक्शन 148 के बियॉन्ड है। अब आपका सिलेबस तो कंपनीज एक्ट में 148 तक ही है, उसके बियॉन्ड है ही नहीं। तो बहुत सारे ऐसे क्लॉजेस है जो आपके लिए क्या बन जाते हैं, इररेलेवेंट बन जाते हैं, क्योंकि आपको सेक्शन का रेलेवेंस ही नहीं पता है, तो क्लॉज का अंडरस्टैंडिंग और चैलेंजिंग होगा। तो उधर भी ना एक लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट क्लॉजेस मैं आपको दे दूंगा कि मेरे को फोकस इन क्लॉजेस पे ही करने का है, एंड नॉर्मली क्वेश्चन आपको वहीं पर देखने को मिलेगा, बिकॉज क्वेश्चन बनाने वाला इंसान भी ना एकदम ही इरेशनल नहीं है। उसे मालूम है कि मैं इंटरमीडिएट लेवल पे पेपर बना रहा हूं, तो ये क्लॉजेस ही उसके लिए रेलेवेंट है, इस पे मेरे को क्वेश्चनिंग करना चाहिए। देखो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम अपने दिमाग को ये प्रेशराइज करना ही नहीं है कि मेरे को सब कवर करना है। इफ यू ट्राई टू कवर एवरीथिंग, मतलब आई एम नॉट सेइंग लीव एनी चैप्टर, आई एम सेइंग कवर एवरी चैप्टर, but you should know what to cover in every chapter. You should not try to cover every line of every chapter. If you try to do that, the syllabus of auditing is very very vast. मतलब लास्ट डे आपको समझेगा भी नहीं पढ़ना क्या छोड़ना क्या है। तो मेरा अप्रोच ही अभी ऐसा होना चाहिए कि भाई मेरे को 80 से 90% जो पेपर आने वाला है ना, वो मेरे को हर तरीके से पता होना चाहिए। वो ही मेरा कांस्टेंट प्रिपरेशन होना चाहिए। मतलब ये जो मैं लिस्ट बना लूंगा हर चैप्टर के अंदर, हर स्टैंडर्ड में, यही चीज मुझे 4 या 5 बार पढ़ने का है, यही चीज मुझे 1 या 2 बार प्रैक्टिस करने का है। इतना तुम कंसिस्टेंटली कर दोगे, यू विल बी थ्रू, डोंट वरी अबाउट इट। इज दैट क्लियर टू यू? पक्का? सर कंपनी ऑडिट के बाद में थर्ड जो पार्ट रहेगा आपका, ऑडिट ऑफ आइटम्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट रहेगा, जो आपके लिए ऑलमोस्ट चैप्टर नंबर 9 है, 10 मार्क के लिए। इस चैप्टर को अप्रोच करने का तरीका आपको बताया जाएगा, डोंट वरी अबाउट इट। बाकी सर उसके बाद में सब कुछ रेसिडुअल है, 4 5 6 7 में कोई भी सीक्वेंस फॉलो करो, ट्रस्ट मी इट डज नॉट मैटर। पहले 3 का सीक्वेंस जो है वो आपके प्रिपरेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप ऑडिटिंग स्टैंडर्ड से शुरुआत करो, कंपनी ऑडिट पे जाओ। किसी को कंपनी ऑडिट बहुत कंफर्टेबल लगता है तो कंपनी ऑडिट पहले शुरू कर लो, बाद में ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स पे चले जाओ। बट ये तीनों के अंदर आपके पास में ऑप्शन नहीं है, ये तीनों कंपलसरी है, आपको तीनों के तीनों पहले खत्म करने हैं। बिकॉज टेक्निकली अगर आप 1 2 3 खत्म कर देते हो, यू हैव अ कॉन्फिडेंस ओवर आराम से 60 मार्क्स। आपको बोल रहा हूं एवरेज अगर आप टोटल निकाल लोगे 1 2 3, मतलब ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स, चैप्टर नंबर 9 एंड चैप्टर नंबर 10 योर कंपनी ऑडिट, आराम से आपका 55 टू 60 मार्क्स कवर हो जाता है। मतलब सिर्फ एक ही क्वेश्चन ऐसा रहेगा जो लास्ट क्वेश्चन होता है, जिस क्वेश्चन में मेरे को चैप्टर 13 से पेपर मिलता है, या मेरे को एक क्वेश्चन बैंक ऑडिट से मिलता है। मतलब वो एक क्वेश्चन छोड़ के मेरे को सारे क्वेश्चन समझ में आएंगे। आर यू अंडरस्टैंडिंग माय पॉइंट? सो कभी कभी अप्रोच ऐसा भी होता है, वो एक क्वेश्चन के लिए मैं स्ट्रेस ही ना लगाऊं, क्योंकि एक क्वेश्चन तो मेरे को छोड़ना ही है। बट इसका मतलब ये नहीं आपने पूरा चैप्टर छोड़ के जाना है, क्योंकि एमसीक्यू करेक्ट इनकरेक्ट कुछ भी आ सकता है, एंड यू डोंट वांट टू लूज इट। तो मैं क्या बोल रहा हूं, उधर पढ़ना है बट थोड़ा स्मार्ट तरीके से पढ़ना है। बट पहले 3 में एफर्ट लगाया ना, तो एटलीस्ट साइकोलॉजिकली पेपर देखने के बाद ऐसा नहीं लगेगा मुझे कुछ नहीं आता है। एटलीस्ट पेपर देखने के बाद ये फीलिंग आएगा मेरे को हर क्वेश्चन में कुछ तो आता है, विच इज इंपॉर्टेंट टू एक्चुअली फिनिश ऑडिट पेपर। बिकॉज अब क्या करते हैं वो, उन्होंने नंबर ऑफ क्वेश्चन बढ़ा दिए, 3 3 मार्क 3 3 मार्क के बहुत सारे क्वेश्चन देते हैं, और वो इतने सारे होते हैं एक पॉइंट का बच्चा खो ही जाता है कि कौन से चैप्टर से क्या आया था। It can become dangerous. That is why the approach, you need to play with your psychology also, that I need to feel very confident when I look at a paper that okay I understand start से लेके end तक majority चीजें। अब हम कैसे शुरुआत करने वाले हैं, मैंने आइडियली हर एक स्टैंडर्ड के लिए
हर एक चैप्टर के लिए कुछ एक नंबर ऑफ आवर्स डिफाइन किए जो मेरे को लगता है इन जनरल रिवीजन के दौरान डिस्कशन करना चाहिए। एक रफली सब कुछ अगर हम करने का कवर करने का ट्राई करेंगे, मैंने ऐसे सब कुछ दैट मींस कुछ चैप्टर्स में ऐसा होगा मैं बताऊंगा कि भाई ये है, इसके अंदर ये तीन चीजें इंपॉर्टेंट है, ये दो तीन तेरे को समझना मुश्किल है, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा तेरे को, और बाकी तेरे को क्या पढ़ने का है। कुछ चैप्टर्स में ऐसा होगा जो लास्ट के रेसिडुअल चैप्टर्स रहेंगे, और जो पहले वाले तीन पार्ट रहेंगे ओवरऑल एक 40 आवर्स, 40 to 45 आवर्स का अगर आपने टाइम डिवोट किया सिंसियरली, तो मतलब मेरे को लगता है मेजर पार्ट एक बार के लिए कवर हो सकता है। अब हाउ डू वी अप्रोच दिस टाइम? आई वांट टू स्टार्ट विद कंपनी ऑडिट। क्यों ऐसा आपको बोलता हूं? मैं आज तक कॉन्स्टेंटली ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स का रिवीजन बहुत बार लेते आया हूं, मतलब बहुत सारे ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स को मैंने इंडिविजुअली पार्ट में भी बराबर से रिवाइज करके अपलोड करके रखा है। मैं चाहता हूं हमेशा, पहली चीज मैं पहले भी ऐसे ही करता था कि अटेम्प्ट बाय अटेम्प्ट हर बार नया रिकॉर्ड करने का, कुछ ऐसा जिससे उन बच्चों को भी वो कंटेंट मिलते जाए जिनको आज तक वो चीज नहीं मिला जो मैंने पहले रिकॉर्ड नहीं किया है। तो मेरा ऑब्जेक्टिव है इस बार रेसिडुअल से शुरुआत करने का। आई विल स्टार्ट विथ कंपनी ऑडिट, जो मैंने आज तक एज ए रिवीजन सेशन के फॉर्म में कभी रिकॉर्ड नहीं किया है। फिर मैं उन ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स पे जाऊंगा जो मैंने आज तक कभी रिवाइज नहीं करवाए हैं। जो मैंने रिवाइज करवाए हैं वो मेरे पास ऑलरेडी पड़ा है, समझ रहे हो मेरा बात? मेरे को लगता है वो एडिशनल चीज है जो आज तक बाहर नहीं आया है, मेरे को लगता है वो तुम्हारे लिए और रेलेवेंट रहेगा। अगेन स्टैंडर्ड डिस्कस करेंगे, स्टैंडर्ड में 4 क्वेश्चन आ सकते हैं, इधर मेरे को ये आंसर लिखने का है, इस पे क्वेश्चन क्या आता है 2 क्वेश्चन का एग्जांपल्स देख लेने का। इस स्टैंडर्ड के अंदर ये 4 क्वेश्चन है, इसमें 2 क्वेश्चन ऐसे आते हैं, मेरे को कैसे लिखना चाहिए, मेरे को एक आध क्वेश्चन का प्रैक्टिस हो जाना चाहिए। बाकी लिखवाने वाला काम रिवीजन में पॉसिबल नहीं है। यहां आपके पास बुक रहना चाहिए, आपके पास जो भी आईसीएम मॉड्यूल है बुक है, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। वट एवर इट इज, मेरा मॉड्यूल है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, वट एवर इट इज सेम ही चीज रहने वाला है, जो अल्टीमेटली आईसीएम मॉड्यूल में वही पढ़ने वाले हैं, कुछ अलग पढ़ने वाले नहीं। वी गोना स्टार्ट विद कंपनी ऑडिट। कैन वी गेट स्टार्टेड? ठीक है, हमारा पहला अप्रोच चैप्टर नंबर 10 रहेगा, दैट इज कंपनी ऑडिट, सेक्शन 138 टू 148। अच्छा ऑनलाइन पब्लिक, मैं तुम्हें पहले बोल देता हूं, मेरे को नहीं मालूम तुम्हारे लिए फास्ट ट्रैक क्या है, रिवीजन क्या, तुम्हारा डेफिनेशन मेरे को नहीं समझता है। मेरे को पता है कि भाई मेरा अप्रोच ये है, समझ रहे हैं मेरा बात? मैं कंपनी ऑडिट से शुरू कर रहा हूँ, पहले वो डिस्कस करूंगा, फिर ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स पे जाऊंगा, फिर अदर चैप्टर्स पे जाऊंगा। ठीक है, ये मेरा अप्रोच रहने वाला है। कुछ अगर चेंज होगा तो मैं बता दूंगा। मेरा ट्राई और ऑब्जेक्टिव ये है कि भाई तेरे लिए मेजर एक बार डिस्कशन हो जाना चाहिए, तेरे को समझ जाना चाहिए इस सब्जेक्ट में मेरे को किधर से क्या पढ़ने का है। तू एक बार पढ़ के आया है तो ये तेरे लिए रेलिवेंट है, तूने एक बार भी नहीं पढ़ा है और तू सोच रहा है पहली बार सुनेगा और सब हो जाएगा, सॉरी यू आर एट फॉल्ट। ठीक है, चलो लेट्स स्टार्ट विथ चैप्टर नंबर 10, कंपनी ऑडिट। अब पहले एक ओवरव्यू देता हूं थोड़ा सा आपको मैं फटाफट से, उसके बाद में प्लीज कल से आपके पास मॉड्यूल बुक जो भी रहेगा लेके आइएगा, आपके खुद के समरी नोट्स रहेंगे जो भी रहेंगे लेके आइएगा। वापस से बता रहा हूं, जो भी आपके पास मटेरियल है जो आप रेफर करते आए हैं, अपने पास मटेरियल होना चाहिए। देखो किसी में भी ना 139 अलग नहीं लिखने वाले हैं, 139 वही लिखेंगे जो आईसीए मॉड्यूल में लिख करके दिया है, और आईसीए मॉड्यूल में भी वही लिखेंगे जो बेयर एक्ट में लिखा होगा, कुछ अलग नहीं होने वाला है। तो जो भी मटेरियल रहेगा अपने पास रेफर कीजिएगा, इंपॉर्टेंट वो है, क्योंकि मटेरियल नहीं रहा यू विल फील लॉस्ट इन द क्लासरूम। सेम चीज ऑनलाइन पब्लिक, तुम लोग भी थोड़ा सा मटेरियल तुमने अपने हाथ में रखना चाहिए। सर टोटल लेक्चर्स क्या है, कितने घंटे के लेक्चर्स रहेंगे? 10 to 11 चलते जाएगा। क्वेश्चन पूछने के बजाय फोकस करो सुनने पे, समझ रहे हो मेरा बात? मैंने भी काउंट नहीं किया टोटल नंबर ऑफ लेक्चर कितने होने वाले हैं, समझ रहे हो मेरा बात? 40 घंटा मान के चलो। ठीक है, अब वो 40 लेक्चर्स में होता है या 25 में होता है? चलो लेट्स स्टार्ट विद कंपनी ऑडिट। मतलब क्या क्वेश्चन, उनका गलती नहीं है अभी, इन जनरल दैट्स हाउ, उनको आस पास का हवा मिला है इन जनरल, तो उसकी गलती नहीं है बच्चे की बेचारे की। तो सर टॉकिंग अबाउट सेक्शन 138 टू 148, जब मैं इनके बारे में बात करता हूं सबसे पहले 138 इज फॉर इंटरनल ऑडिट, 138 इज फॉर इंटरनल ऑडिट, एंड 139 से लेकर के 147 तक ये मेरे लिए है स्टैट्यूटरी ऑडिट के लिए, इसके लिए है स्टैट्यूटरी ऑडिट के लिए। फिर आएगा सेक्शन 148, दैट इज अबाउट कॉस्ट ऑडिट, दैट इज अबाउट कॉस्ट ऑडिट। फिर आएगा 177, दैट इज अबाउट माय ऑडिट कमिटी।
मतलब 138 इंटरनल ऑडिट हो गया, 139 से लेकर के 147 मेजर डिस्कशन स्टैट्यूटरी ऑडिट के अराउंड होगा, 148 कॉस्ट अकाउंट्स क्या होते हैं, कॉस्ट ऑडिट सबके लिए एप्लीकेबल है क्या, कॉस्ट ऑडिट के लिए एग्जम्पशन क्या दिए हैं, नॉर्मली उसके ऊपर डिस्कशन होगा इन सेक्शन 148। आपके सिलेबस में अगर आप मुझे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पूछेंगे, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्टैट्यूटरी ऑडिट वाले सेक्शंस। ऐसा नहीं है इंटरनल ऑडिट में क्वेश्चन नहीं आया, बट एक्चुअली में कंपैरेटिवली बहुत कम आता है। मेजॉरिटी टाइम्स आप क्वेश्चंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं 139 से लेकर 147 के बीच में। हम डिस्कशन भी वहीं से शुरू करेंगे, वहां पर सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी है एग्जाम में क्वेश्चन आने का। यहां से आज पहला दिन ओवरव्यू था, कल से मैं आपको बता रहा हूं डायरेक्टली, मैं आपको बताऊंगा इधर इतना इतना इंपॉर्टेंट है। डिस्कशन पूरा एग्जाम के हिसाब से, कोई टाइम वेस्ट नहीं करने का अपने को। तुम अगर 1 घंटा भी डिवोट कर रहे हो मेरे साथ में, तुमको एवरीडे जाकर के मिलना चाहिए, भाई मैंने इतना पढ़ लिया है, फिर मैं खुद से एक बार रिवाइज कर लिया, आई एम जस्ट मूविंग ऑन। यू गेट माई पॉइंट। आपका सिलेबस मूव करना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए यू गेटिंग स्टक, दैट्स द ऑब्जेक्टिव। लेट्स स्टार्ट विद सेक्शन 139। इट टॉक्स अबाउट अपॉइंटमेंट ऑफ एन ऑडिटर। 139 टॉक्स अबाउट अपॉइंटमेंट ऑफ एन ऑडिटर। अब सुनो मेरा बात, बिफोर आई स्टार्ट विद 139, आपको पता होना चाहिए दैट सर व्हेन आई टॉक अबाउट स्टैट्यूटरी ऑडिट, हमारे पास ना एक फर्स्ट ऑडिटर हो सकता है, एक सब्सिक्वेंट ऑडिटर हो सकता है, एक रिटायरिंग ऑडिटर हो सकता है। क्या हो सकता है? फर्स्ट ऑडिटर, सब्सिक्वेंट ऑडिटर, रिटायरिंग ऑडिटर। फर्स्ट ऑडिटर क्या होता है? अगर ये कंपनी के लिए ये पहला साल है, मतलब कंपनी इनकॉर्पोरेट होकर के बाद बिजनेस शुरू करके फर्स्ट ईयर है, उस साल के लिए जब आप ऑडिटर अपॉइंट करेंगे वो मेरे लिए फर्स्ट ऑडिटर कहलाएगा। इसके बाद में अगले किसी भी साल के लिए ऑडिटर अपॉइंट करेंगे वो नॉर्मली मेरे लिए क्या कहलाएगा? सब्सिक्वेंट ऑडिटर कहलाएगा। सर रिटायरिंग ऑडिटर क्या होता है? आप जब एक ऑडिटर को एक टर्म के लिए अपॉइंट करते हैं, कंपनीज एक्ट 2013 में कॉन्सेप्ट लाया गया, अब आप ऑडिटर को एक 1 टर्म ऑफ 5 ईयर्स के लिए अपॉइंट कर सकते हैं। किसके लिए अपॉइंट कर सकते हैं? 1 टर्म ऑफ 5 ईयर्स। तो जब एक ऑडिटर का टेन्योर खत्म हो रहा है, मतलब उसका टर्म खत्म हो रहा है, वो कहलाएगा रिटायरिंग ऑडिटर। क्या कहलाएगा? रिटायरिंग। या तो आप रिटायरिंग ऑडिटर को रीअपॉइंट कर सकते हो अगर वो एलिजिबल है तो, या उसके जगह किसी और को अपॉइंट कर सकते हो। कब रिटायरिंग ऑडिटर एलिजिबल रहेगा फॉर रीअपॉइंटमेंट एंड ऑल, वी विल डिस्कस इन डिटेल। बट सर अभी के लिए फर्स्ट ऑडिटर, सब्सिक्वेंट ऑडिटर एंड तीसरा वाला रिटायरिंग ऑडिटर। अच्छा, पूरे कंपनीज एक्ट में जो कंपनीज को भी डिवाइड किया है उनको 2 पार्ट में डिवाइड किया है। एक है आपके लिए गवर्नमेंट कंपनी एंड दूसरा है आपके लिए एनी अदर कंपनी। मतलब उनका पूरा डिस्कशन यही रहेगा, वन इज कॉल्ड एज गवर्नमेंट कंपनी एंड ऑल अदर कंपनीज आर पार्ट ऑफ माई एनी अदर कंपनी। तो प्राइवेट भी इसमें आ जाएगा, लिस्टेड भी इसमें आ जाएगा, सब इसके अंदर आ जाएगा। रिमेंबर दैट, गवर्नमेंट कंपनी और दूसरा पार्ट है एनी अदर कंपनी। ऐसा क्यों किया है? क्योंकि गवर्नमेंट कंपनी के केस में ऑडिटर को अपॉइंट करने का और मेजर जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वो होता है सीएजी के पास में, दैट इज नथिंग बट माय कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। इसीलिए उन्होंने 2 पार्ट में बाइफर्केशन किया है कि सर गवर्नमेंट कंपनी का प्रोसीजर अलग बनाते हैं, एनी अदर कंपनी का प्रोसीजर अलग से बनाते हैं, बिकॉज यहां पर मेजर प्रोसीजर्स में पहला पावर सीएजी के पास में आने वाला है, एनी अदर कंपनी में प्रोसीजर अलग रहेगा। तो सर पूरे 139 को पढ़ते वक्त ध्यान रखना, या तो हम फर्स्ट ऑडिटर के बारे में बात करेंगे, या हम सब्सिक्वेंट ऑडिटर के बारे में बात करेंगे, या हम रिटायरिंग ऑडिटर के बारे में बात करेंगे। तो सर ऑडिटर कौन सा है वो सोचूंगा, फिर सर कौन से कंपनी के बारे में सोच रहा हूं, एम आई टॉकिंग अबाउट गवर्नमेंट कंपनी और एम आई टॉकिंग अबाउट एनी अदर कंपनी। अकॉर्डिंगली मेरा प्रोविजन पढ़ना पड़ेगा। क्वेश्चन भी जब आप देख रहे हो तो देखना कौन से ऑडिटर के बारे में बात कर रहा है एंड कौन से कंपनी के बारे में बात कर रहा है। अकॉर्डिंगली मैं सोच समझ करके वो प्रोसीजर के बारे में लिखने के बारे में सोचूंगा, प्रोविजन को सोचने के बारे में आई विल थिंक अबाउट इट। डायरेक्टली स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन पे जंप नहीं करने का, आइडेंटिफाई करने का। ऑडिटर कौन है, फर्स्ट है, रिटायरिंग है, सब्सिक्वेंट है एंड कंपनी कौन सा है। इतना बात समझ में आया क्या? एक काम करो, नोटबुक्स अगर है सिर्फ अपने पास में, सिर्फ एक काम कीजिएगा, हम हर सेक्शन को डिटेल में डिस्कस करेंगे, पर एटलीस्ट क्या डिस्कस किया है पूरा कंटेंट नहीं लिख पाएंगे, कम से कम हेडिंग लिखते जाएंगे। एटलीस्ट दिमाग में रहेगा मैंने ये वाला पार्ट पढ़ा था, डिटेल में बुक में लिखा हुआ है पूरा का पूरा। एटलीस्ट एक सीक्वेंस आपके दिमाग में रहेगी, ये सीक्वेंस हमने फॉलो किया था। खुद से पढ़ते वक्त भी सेम सीक्वेंस फॉलो कर सकते हो, इट विल बी यूजफुल। ठीक है, अब हम शुरुआत करेंगे सेक्शन 139 सबसेक्शन 1 के साथ में। विल स्टार्ट विद 139 सबसेक्शन 1, डैश करके लिखो। अपॉइंटमेंट ऑफ 139 सबसेक्शन 1, अपॉइंटमेंट ऑफ subsequent auditor, appointment of subsequent auditor for any other company,
अपॉइंटमेंट ऑफ सब्सिक्वेंट ऑडिटर फॉर एनी अदर कंपनी। कौन से ऑडिटर के बारे में बात कर रही है? सब्सिक्वेंट ऑडिटर। इट इज नॉट टॉकिंग अबाउट द फर्स्ट ऑडिटर, इट इज नॉट टॉकिंग अबाउट द रिटायरिंग ऑडिटर, एंड इट इज टॉकिंग अबाउट विच कंपनी? एनी अदर कंपनी, मतलब गवर्नमेंट कंपनी के ऊपर बात नहीं कर रहा है। इस पूरे कंपनीज एक्ट में उन्होंने जो कॉन्सेप्ट लेके आया कि अब आप ना ऑडिटर को 1 टर्म ऑफ 5 ईयर्स के लिए अपॉइंट कर सकते हो। कितने साल के लिए? 5 ईयर्स के लिए। मतलब यहां पर ना आप ऑडिटर को अपॉइंट कर रहे हो एक टर्म के लिए, 1 टर्म इज इक्वल टू 5 ईयर्स। तो कैन आई से नॉर्मली एक ऑडिटर का अपॉइंटमेंट होता है एजीएम में। कहां होता है? एजीएम में। तो सर जिस एजीएम में ऑडिटर का अपॉइंटमेंट होगा, जिस एजीएम में ऑडिटर का अपॉइंटमेंट होगा, क्या वो उस ऑडिटर के लिए फर्स्ट एजीएम बन जाएगा? यस। ये कंपनी का फर्स्ट एजीएम नहीं बोल रहा हूं मैं, ऑडिटर को जिस एजीएम में अपॉइंट किया गया है, ये ऑडिटर के लिए कौन सा एजीएम बन जाएगा? फर्स्ट एजीएम। यहां से वो कहां तक कंटिन्यू कर सकता है? 6th एजीएम तक। कैसे? क्योंकि आपको 5 साल के लिए अपॉइंट किया है, सेकेंड, थर्ड, 4, 5, 6, so this will become your first year, second year, third year, 4th ईयर एंड 5th ईयर। 5 साल के बाद में क्वेश्चन ही आएगा ना वापस से कि मुझे रीअपॉइंट करना है या किसी और को अपॉइंट करना है। तो लॉ के अंदर एक क्वेश्चन, मतलब ये वर्डिंग्स आता है कि नॉर्मली ऑडिटर को जिस एजीएम में अपॉइंट किया जा रहा है वो उसके लिए क्या कहलाएगा? फर्स्ट एजीएम। और वहां से कहां तक कंटिन्यू कर सकता है? 6th एजीएम तक। बीच में वो रिजाइन करना चाहे कर सकता है, उसका रिमूवल हो सकता है। रिमेंबर, रेजिग्नेशन, रिमूवल सब कुछ अलाउड है, वो अलग से 140 के अंदर पढ़ेंगे। बट रिमेंबर, इन सिंपल टर्म्स ये क्लियरली ये एम्फसाइज कर रहा है जिस भी एजीएम में ऑडिटर को अपॉइंट किया जाएगा वो वहां से 6th एजीएम तक कंटिन्यू कर सकता है, बिकॉज दैट विल बी हिज 1 टर्म ऑफ 5 ईयर्स। इज दिस क्लियर टू यू? रोटेशन क्या है, कब एप्लीकेबल है, सब बताएंगे आपको। पहले थोड़ा बेसिक अंडरस्टैंडिंग। 139(1) टॉक्स अबाउट सब्सिक्वेंट ऑडिटर फॉर विच कंपनी? एनी अदर कंपनी। तो सब सिंपल है, सब्सिक्वेंट ऑडिटर को जिस भी एजीएम में अपॉइंट करेंगे वो एजीएम उस ऑडिटर के लिए कहलाएगा फर्स्ट एजीएम, और वहां से कंटिन्यू कर सकता है टिल द कंक्लूजन ऑफ 6th एजीएम। उसके बाद में या तो उसका रीअपॉइंटमेंट होगा या किसी और का अपॉइंटमेंट होगा। क्या ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्लियर है? ऑनलाइन पब्लिक समझ में आ रहा है आपको इतना? प्लीज कंफर्म कर दीजिए, आर यू एबल टू फॉलो व्हाट वी आर डिस्कसिंग? ठीक है सर। अब इन्होंने ना एक रूल के अंदर प्रोसीजर दिया है कि ऑडिटर का एक्चुअली अपॉइंटमेंट एंड सिलेक्शन का प्रोसेस क्या है। ठीक है, मैं आपको थोड़ा सा एक वो प्रोसेस समझा देता हूं अंडरस्टैंडिंग के लिए। वंस यू अंडरस्टैंड द प्रोसेस, आपका 139 सेक्शन 1 का अंडरस्टैंडिंग और अच्छा हो जाएगा। सर हम कौन से ऑडिटर के बारे में बात कर रहे हैं? वी टॉकिंग अबाउट सब्सिक्वेंट ऑडिटर फॉर विच कंपनी? एनी अदर कंपनी। अब देखो कैसा होता है, यहां पर ना कुछ केस हो सकता है, जैसे कि केस 1 कैन बी, कंपनी के अंदर ना ऑडिट कमिटी इज नॉट एप्लीकेबल। मतलब 177 एप्लीकेबल नहीं है बेसिकली। क्या एप्लीकेबल नहीं है? सेक्शन 177 इज नॉट एप्लीकेबल। कंपनी में ऑडिट कमिटी है ही नहीं, तो इस केस में डायरेक्टली पावर जाएगा किसके पास में? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास में। सर बोर्ड क्या कर सकता है? बोर्ड रेकमेंड कर सकता है। क्या कर सकता है? रेकमेंड। किसको रेकमेंड करेगा सर? मेंबर्स को। बोर्ड रेकमेंड कर सकता है मेंबर्स को। मेंबर्स को अगर ठीक लगता है तो वो एजीएम के अंदर ऑडिटर को अपॉइंट कर सकते हैं। ऑब्वियसली बोर्ड रेकमेंड करने से पहले जो मेरा प्रोस्पेक्टिव ऑडिटर है वो क्वालिफाइड इंसान है कि नहीं है, उसका इंडिपेंडेंस कॉन्फ्लिक्ट तो नहीं आ रहा है, मतलब वो सब चीजें, उनके अगेंस्ट में कोई प्रोसीडिंग्स तो पेंडिंग नहीं है, कोई ऑर्डर वगैरह तो पास नहीं हो गया प्रोफेशनल मिसकंडक्ट का, ये सब कुछ चेक करेगा बोर्ड एंड अकॉर्डिंगली मेंबर्स को रेकमेंड करेगा। मेंबर्स को ठीक लगता है तो वो क्या कर सकते हैं? अपॉइंट कर सकते हैं। ये सिंपल सा केस है नॉर्मल प्राइवेट लिमिटेड। अगर आप मुझे पूछेंगे जहां पर ऑडिट कमिटी एप्लीकेबल नहीं होता है, सीधा प्रोसेस शुरुआत होता है बोर्ड के साथ में। बोर्ड विल मेक अ रिकमेंडेशन टू मेंबर्स, इफ मेंबर्स आर फाइन दे विल मेक द अपॉइंटमेंट इन द एजीएम। दिस इज अ स्ट्रेट फॉरवर्ड केस नंबर 1। स्मॉल प्राइवेट लिमिटेड, दिस विल बी द प्रोसीजर। क्लियर है क्या सर? केस 2 क्या बोलता है? सर इस बार ना ऑडिट कमिटी इज एप्लीकेबल। अगर कंपनी में ऑडिट कमिटी एप्लीकेबल है, मतलब सेक्शन 177 एप्लीकेबल है। क्या एप्लीकेबल है? सेक्शन 177। कंपनी इज रिक्वायर्ड टू कॉन्स्टिट्यूट अ ऑडिट कमिटी। तो उस केस में सबसे पहले ऑडिट कमिटी रेकमेंड करेगा बोर्ड को। सबसे पहले
ऑडिट कमिटी रेकमेंड करेगा बोर्ड को। अगर बोर्ड इसको एक्सेप्ट करता है, बोर्ड इसको क्या करता है, एक्सेप्ट करता है, तो अपना रिकमेंडेशन भेज देगा मेंबर्स को। अगर बोर्ड इसको एक्सेप्ट करता है तो रिकमेंडेशन किसको भेज देगा, मेंबर्स को, और मेंबर्स एजीएम के अंदर उसको अपॉइंट कर सकते हैं। रिमेंबर, सिंपल सिचुएशन है। अगर ऑडिट कमिटी नहीं था तो रेकमेंड करने का पावर किसके पास में है, बोर्ड के पास में है। अगर सर यहां पर ऑडिट कमिटी एप्लीकेबल है तो पहले कमिटी रेकमेंड करेगा किसको सर, बोर्ड को। बोर्ड को अगर रिकमेंडेशन बराबर लगता है वो रिकमेंडेशन चले जाएगा मेंबर्स के पास में और मेंबर्स एजीएम में अपॉइंट कर सकते हैं। सर केस 1 और केस 2 स्ट्रेट फॉरवर्ड सिचुएशन है, रियल लाइफ में ये दो सिचुएशन में बात खत्म हो जाएगा। थियोरिटिकली लॉ इज इन एक्सट्रीम डिटेल। उन्होंने केस 3 भी बना के दिया। केस 3 क्या बोलता है, सर ऑडिट कमेटी एप्लीकेबल है, उन्होंने रेकमेंड किया बोर्ड को कि सर लेट्स अपॉइंट मिस्टर ए एज द ऑडिटर। पर बोर्ड ना किसी वजह से डिसएग्री करता है एंड वो कमिटी को बोलता है रिकंसीडर योर रिकमेंडेशन। क्या बोलता है, रिकंसिडर योर रिकमेंडेशन। अब इसे वापस से रिकंसिडर करो। हमें लगता है किसी भी कारण की वजह से, मतलब कोई प्रोसीडिंग पेंडिंग रहेगा, तो हम क्या लगता है इस फर्म को अपॉइंट करने के बजाय किसी और फर्म को क्यों नहीं अपॉइंट कर लिया जाए, या हमको लगता है कुछ इंडिपेंडेंस कॉन्फ्लिक्ट आ सकता है, लेट्स से रिलेटिव की डेफिनेशन में कोई इंसान फॉलो करता होगा, हमें लगता है सर यहां पर थोड़ा चांसेस है इंडिपेंडेंस कॉन्फ्लिक्ट आने का, क्यों कंसिडर करना है। या बोर्ड को लग सकता है नहीं सर इसके अलावा और बेटर लोग एग्जिस्ट करते हैं, तो आपका रिकमेंडेशन को क्या कीजिए, रिकंसिडर कीजिए। वो सर अपने रीजंस देख करके कमिटी को बोलेगा रिकंसिडर करने के लिए। कमिटी के पास दो ऑप्शन है, या तो कमिटी रिकंसिडर करेगा मतलब नया रिकमेंडेशन देगा, या रिकंसिडर नहीं करेगा। अगर कमिटी रिकंसिडर करेगा मतलब नया रिकमेंडेशन देगा, सो डोंट यू थिंक हम यहां से वापस चलेंगे केस 2 के अंदर, इट विल बी लाइक अ न्यू रिकमेंडेशन, यस और नो। अगर नया रिकमेंडेशन देगा तो वापस चले जाएंगे केस नंबर 2 के अंदर। अगर कमिटी बोलता है नहीं मुझे अभी भी रिकंसिडर नहीं करना है, हमें लगता है मिस्टर ए ही बराबर है, बोर्ड अभी भी डिसएग्री करता है, दे स्टिल डिसएग्री, इस केस के अंदर बोर्ड के पास पावर दिया है, मेंबर्स को वो अपना रिकमेंडेशन देंगे। मेंबर्स को वो क्या देंगे, न्यू रिकमेंडेशन अपना। पावर किसको दिया है, बोर्ड को। वो अपना रिकमेंडेशन मेंबर्स को देंगे और मेंबर को ठीक लगता है तो वो एजीएम में अपॉइंट कर सकते हैं। रिमेंबर, रिकमेंडेशन मेंबर्स के पास में एक ही जाता है, ऐसा मत सोचिएगा कमिटी का रिकमेंडेशन भी भेज देंगे बोर्ड का भी भेज देंगे, नहीं, लॉफुली रिकमेंडेशन एक ही जाता है। हां मैं मानता हूं अगर बोर्ड अभी भी डिसएग्री करता है, उसको रीजंस फॉर डिसएग्रीमेंट अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की रिपोर्ट में लिख के देने पड़ेंगे। कहां लिखना पड़ेगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की रिपोर्ट में, कि क्यों वो कमिटी के रिकमेंडेशन से डिसएग्री करता है। और अगर मेंबर्स को वो रिकमेंडेशन पसंद नहीं है तो मेंबर्स रिजेक्ट भी तो कर सकते हैं ना एजीएम के अंदर, एंड दे कैन वापस से बोल सकते हैं टू कंसीडर द रिकमेंडेशन ऑफ ऑडिट कमिटी। तो रियल लाइफ में प्रोसीजर और वास्ट है, बट सर थियोरेटिकली उन्होंने क्या बोला है, कमिटी ने बोर्ड को रिकमेंड किया, बोर्ड ने रिजेक्ट किया, उसने बोला रिकंसिडर करो, कमिटी रिकंसिडर करेगा तो हम केस नंबर 2 में चले जाएंगे, इट विल बी नाइन न्यू रिकमेंडेशन। पर कमिटी रिकंसिडर नहीं कर रहा है, कमिटी अभी भी सेम रिकमेंडेशन बोल रहा है, बोर्ड अभी भी डिसएग्री करता है, तो कहना इसे इस केस में बोर्ड को अपना रिकमेंडेशन बना के देना पड़ेगा, किसको सर, मेंबर्स को। मेंबर्स का कॉल रहेगा उन्हें ये बोर्ड का रिकमेंडेशन एक्सेप्ट करना है या नहीं करना है। ये नॉर्मली प्रोसीजर होता है टू अपॉइंट अ सब्सीक्वेंट ऑडिटर। विच ऑडिटर, सब्सीक्वेंट ऑडिटर। फॉर विच कंपनी, एनी अदर कंपनी। हम गवर्नमेंट कंपनी के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, वी टॉकिंग अबाउट ऑल अदर कंपनीज अदर देन गवर्नमेंट कंपनी। क्या आपको मैनर एंड प्रोसीजर समझ में आया क्या? सेक्शन 139 सबसेक्शन 1 इतना ही है, बस पता होना चाहिए सब्सिक्वेंट ऑडिटर को जिस एजीएम में अपॉइंट किया वो वहां से 6th एजीएम तक कंटिन्यू करेगा। प्रोसीजर क्या होता है सर, सिंपल, कमिटी है तो पहला रिकमेंडेशन कमिटी देगा, कमिटी नहीं है तो कौन देगा, बोर्ड देगा। सर रिमेंबर, रिकमेंडेशन के पहले उन्हें कंसीडर करना पड़ेगा कि भाई ये प्रोस्पेक्टिव ऑडिटर क्वालिफाइड है, या तो वो सीलिंग लिमिट होती है कुछ 20 का, वो लिमिट को क्रॉस नहीं हो रहा है उसका, वो एलिजिबल है कि नहीं है, कहीं इंडिपेंडेंस कॉन्फ्लिक्ट तो नहीं आ रहा है, उनके अगेंस्ट कोई ऑर्डर वगैरह तो पास नहीं हुआ है, ये सब सोच समझ करके रिकमेंडेशन दिया जाएगा। दिस इज योर प्रोसीजर अंडर 139 सबसेक्शन 1। अब आपने कैसे पढ़ना चाहिए, पूरा एक ओवरव्यू हो गया। आपने, आपके पास जो भी मॉड्यूल्स रहेंगे, आईसीएम मॉड्यूल है, क्लास के नोट्स रहेंगे, वट एवर इट इज, आपके पास पूरा डिटेल्ड कंटेंट लिखा हुआ रहेगा। आपने सिर्फ ऐसे पढ़ के फायदा नहीं है। वंस दिस अंडरस्टैंडिंग इज डन, यू शुड गो थ्रू एवरी लाइन वंस, कि एग्जैक्टली क्या लिखा हुआ है। तो आप क्या कर सकते हो, इधर आ सकते हैं फटाफट से। ये अपने केस में 139 सबसेक्शन 1 है, फटाफट से क्विकली रीड कर लीजिए। देखो सर,
It provides that every company at the first AGM appoint an individual firm as an auditor who shall hold the office till the conclusion of that meeting, till the conclusion of 6th AGM, and thereafter till the conclusion of every 6th AGM. मतलब उसके आगे भी वो कंटिन्यू किया जा सकता है अगर वो एलिजिबल रहेगा. मतलब फर्स्ट AGM से कहां तक कंटिन्यू करेगा? 6th AGM में. अपने बुक्स में ये पेज नंबर 10.3 पे है. नेक्स्ट, व्हाट इज द मैनर एंड प्रोसीजर फॉर सिलेक्शन एंड अपॉइंटमेंट ऑफ एन ऑडिटर? सर सेम चीज, पूरा प्रोसीजर यहां से लिखा हुआ है, देखो यहां से पढ़ो पॉइंट नंबर 4 से. इफ द कंपनी इज नॉट रिक्वायर्ड टू कंस्टिट्यूट एन ऑडिट कमिटी, बोर्ड शैल कंसिडर एंड रेकमेंड. या तो एक इंडिविजुअल को रेकमेंड करेगा या एक फर्म को रेकमेंड करेगा. किसको रेकमेंड किया जाएगा? मेंबर्स को. कहां पर सर? इन दी एजीएम. सर केस नंबर 1 है ये हमारा स्ट्रेट फॉरवर्ड. नंबर 2 देखो, अगर कंपनी इज रिक्वायर्ड टू कंस्टिट्यूट ऑडिट कमिटी, तो कहने से पहले कमिटी रेकमेंड करेगा सर नेम टू द बोर्ड, यस और नो. अगर बोर्ड अग्री करता है तो क्या वो फर्दर रिकमेंडेशन भेज देगा मेंबर्स को, और मेंबर्स अपॉइंट करेगा एजीएम में. क्या ये हमारा केस नंबर 2 है? पढ़ते जाइए आराम से, कोई दिक्कत नहीं. मतलब आपने बराबर एक बार रीड करके रखा ना. लेट द मास्क का क्वेश्चन हियर, यू कैन नॉट गो रॉन्ग. ध्यान रखना, सब्सिक्वेंट ऑडिटर का बात कर रहे हैं. किस कंपनी के लिए? एनी अदर कंपनी के लिए. प्रोसीजर क्या है समझ में आ गया. इधर ये प्रोसीजर डिटेल में लिख करके दिया है क्योंकि ये सबसे कॉमन ऑडिटर हो गया. अगर आप बोलेंगे गवर्नमेंट कंपनी का नंबर हटा दूं तो बाकी सारी कंपनी एनी अदर कंपनी है, और फर्स्ट ऑडिटर तो पहले साल अपॉइंट होगा, उसके बाद हर ऑडिटर कौन सा ऑडिटर कहलाएगा? सब्सिक्वेंट ऑडिटर कहलाएगा. कोई और ऑप्शन नहीं रहने वाला है. इज दिस क्लियर टू यू? पक्का? देखो सर पॉइंट नंबर सी क्या बोलता है, अगर बोर्ड डिसएग्री करता है विद द रिकमेंडेशन ऑफ कमिटी, तो सर क्या वो उनको रेफर बैक कर सकता है कि आप इसको वापस से रिकंसिडर कीजिए? उसको अपने रीजंस देने पड़ेंगे क्यों वो डिसएग्री करता है, एंड दे कैन आस्क यू टू रिविजिट. आगे देखो, अगर कमिटी आफ्टर कंसीडरिंग द रीजंस डिसाइड्स नॉट टू रिकंसीडर, मतलब सर कहना इसे एंड वो अभी तक सेम रिकमेंडेशन कंटिन्यू करना चाहते हैं और बोर्ड अभी भी क्या करता है? डिसएग्री करता है, तो सर बोर्ड को अपने रीजंस फॉर डिसएग्रीमेंट देने पड़ेंगे और अपना खुद का रिकमेंडेशन भेजना पड़ेगा. किसको सर? मेंबर्स को इन दी एजीएम. 139 सबसेक्शन 1 खत्म. मतलब अगर आप बराबर से अप्रोच करो, हर एक सबसेक्शन में क्या इंपॉर्टेंट है मेरे को पता होना चाहिए. प्रोसीजर पे क्वेश्चन आ सकता है, फर्स्ट एजीएम 6th एजीएम क्या होता है एमसीक्यू में आ सकता है, बस ये मेरे को मालूम होना चाहिए. आर यू कंफर्टेबल विद दिस? नोटबुक्स. नेक्स्ट 139 सबसेक्शन 5. 139 सबसेक्शन 5. Subsequent auditor for a government company. Subsequent auditor for a government company. Subsequent auditor for a government company. अब सर यहां पर सबसे पहले ध्यान रखना, जब भी गवर्नमेंट कंपनी आएगा पावर किसके पास चला जाएगा? सीएजी के पास में. गवर्नमेंट कंपनी से केस में नॉर्मली ना टेंडर्स वगैरह इनवाइट करके उसके थ्रू ऑडिटर का अपॉइंटमेंट किया जाता है. कुछ कुछ केसेस में पैनल ऑफ ऑडिटर भी होता है कि ऑडिटर का एक पैनल बनाया जाता है बहुत सारे फर्म्स का, उनमें से ही ऑडिट फर्म को पिक करना पड़ता है. ये कैटेगरी ऑफ गवर्नमेंट एंटिटी पे डिपेंडेंट होता है. अब अगर मेरा पीएसयू बैंक्स वगैरह हो गया, पंजाब नेशनल बैंक हो गया, एसबीआई वगैरह हो गया, वहां आरबीआई ऐसा भी बोल सकता है कंपल्सरी जॉइंट ऑडिट होना चाहिए. क्या होना चाहिए? कंपल्सरीली जॉइंट ऑडिट. मिनिमम 5 ऑडिटर चाहिए, 7 ऑडिटर चाहिए. मतलब सर गवर्नमेंट की केस के अंदर आपके रिक्वायरमेंट्स और बढ़ते जा सकते हैं, और अलग से रेगुलेटर भी इंटरवीन कर सकता है. बट जनरली फॉर अ गवर्नमेंट कंपनी कंट्रोल किसके पास में है? सीएजी के पास में. फॉर अ सब्सिक्वेंट ऑडिटर सीएजी को टाइम पीरियड दिया है 180 डेज. कितना दिया है? 180 डेज. साल शुरू होने से 180 दिन के अंदर अंदर उनको ये सब्सिक्वेंट ऑडिटर अपॉइंट करना पड़ेगा. लाइन पढ़िए मेरे साथ में क्लियरली. सर द सीएजी, पहले तो गवर्नमेंट कंपनी का डेफिनेशन लिखा है वो आपको मालूम होगा, मैं अज्यूम कर रहा हूं. सीएजी शाल अपॉइंट एन ऑडिटर, जो क्वालिफाइड इंसान होना चाहिए, विद इन अ पीरियड ऑफ 180 डेज फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ रेस्पेक्टिव फाइनेंशियल ईयर. अब आपके दिमाग में डाउट आएगा, से गवर्नमेंट कंपनी के रोटेशन एप्लीकेबल नहीं है क्या? यहां पे ऑडिटर 5 साल के लिए अपॉइंट नहीं होता है क्या? एक्चुअली में होता है. रोटेशन वहां पर कंपनीज एक्ट नया आया, इसके पहले भी था. रोटेशन वहां पर ज्यादा रेलेवेंट था कि सर ऐसा तो नहीं है ना सेम ऑडिट फर्म लास्ट 15 साल से एसबीआई का ऑडिट कर रहा है. रिस्क इन्वॉल्व बहुत ज्यादा था. आई यू अंडरस्टैंडिंग माय पॉइंट? या अदर गवर्नमेंट कंपनीज विच आर नॉट लिस्टेड कंपनीज, उधर भी रिस्क बहुत ज्यादा था क्योंकि गवर्नमेंट और पब्लिक का इंटरेस्ट डायरेक्टली इन्वॉल्व था. तो एक्चुअली में रोटेशन उनके लिए भी अप्लाई होता है. रिमेंबर दैट. उनके केस में भी जो टेन्योर है इट कैन बी 5 और लेस देन 5 डिपेंडिंग अपॉन सीएजी कैसे टर्म्स लगाता है. पर सर हमारे लिए लॉ लिखते वक्त उन्होंने ओपन एंडेड छोड़ दिया बिकॉज सीएजी का पावर कॉन्स्टिट्यूशन से आता है, मालूम है ना? सीएजी का पावर कॉन्स्टिट्यूशन से आता है. हम उसको ओवरराइड नहीं करना चाहते. हम जनरल मैकेनिज्म, इधर सीएजी का नाम लिखने के पीछे ऑब्जेक्टिव क्लियर है कि भाई इधर पावर सीएजी के पास में,
प्रोसीजर क्या है लिखेंगे ही नहीं. Procedure to appoint a subsequent auditor in a government company, they cannot write. It is only CAG who will decide. इधर मैं बस बोलूंगा कि भाई इधर पावर किसके पास चले गया है, सीएजी के पास में. टाइम लिमिट डिफाइन कर दूंगा, प्रोसीजर में डिफाइन नहीं कर सकता हूं. वो पावर कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू दिया गया है टू सीएजी. उनके अंदर रीजनल डायरेक्टर्स होते हैं जहां वो लोग डिफाइन करते हैं कि कैसे हमने इस गवर्नमेंट कंपनी के लिए ऑडिटर को अपॉइंट करना चाहिए. तो सर सिंपल सा बात है यहां सर, within 180 days from the commencement of respective financial year subsequent auditor को अपॉइंट करना पड़ेगा. पावर किसके पास में, सीएजी. खत्म हो गया. 139 subsection 1 subsequent auditor for which company, any other company. 5 subsequent auditor but for which company, government company. Can I say subsequent auditor तो खत्म हो गया. अब जाते हैं फर्स्ट ऑडिटर के ऊपर. अब जाते हैं फर्स्ट ऑडिटर के ऊपर. दो ही सबसेक्शन है, सबसेक्शन 6 एंड सबसेक्शन 7. नोटबुक्स में जाओ, लिखो नेक्स्ट. 139 subsection 6, first auditor for any other company. First auditor for any other company. First auditor for any other company. मेरे पास कोई टेक्निक नहीं है पर एक यूजलेस तरीका है. 139(5) गवर्नमेंट कंपनी के लिए एप्लीकेबल है. अभी पढ़ा था ना यार, सब्सिक्वेंट ऑडिटर फॉर गवर्नमेंट कंपनी. इसका अगला वाला गवर्नमेंट कंपनी के लिए नहीं है. 6-7 फर्स्ट ऑडिटर है ऑब्वियसली, पर अगला वाला गवर्नमेंट कंपनी के लिए नहीं है. तो बचा कौन सा कंपनी, एनी अदर कंपनी. तो सर सबसेक्शन नंबर 6 इज फॉर एनी अदर कंपनी, सबसेक्शन 7 इज फॉर गवर्नमेंट कंपनी. दोनों लिस्ट में लिख लो फटाफट से. फर्स्ट ऑडिटर पहले लिखा 139(6) फॉर विच कंपनी, एनी अदर कंपनी. एंड अगला लिख लो 139(7) फर्स्ट ऑडिटर फॉर अ गवर्नमेंट कंपनी. फर्स्ट ऑडिटर फॉर अ गवर्नमेंट कंपनी. अभी डिस्कशन करते हैं. सर फर्स्ट ऑडिटर नॉर्मली जो कंपनी का पहला साल है उसके लिए अपॉइंट किया जाएगा. रिमेंबर मेजॉरिटी कंपनीज में पहले साल बहुत ज्यादा रिस्क नहीं होता है. प्लस इन अ स्मॉलर कंपनी यू विल रियलाइज जो कंपनी का ओनर्स होते हैं ना, वो कंपनी के डायरेक्टर्स ही होते हैं. मतलब मोस्टली आपका जो प्रोमोटर ग्रुप है वही डायरेक्टर्स होता है. इन इनिशियल फेजेस ऑफ अ कंपनी वो धीरे धीरे एग्जिट कर सकता है. तो नॉर्मली फर्स्ट ऑडिटर फॉर एनी अदर कंपनी अपॉइंट करने का पहला पावर किसके पास जाएगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास में. यहां पर एजीएम तक वेट नहीं करते हैं, बिकॉज एजीएम तक तो टेन्योर ही खत्म हो जाता है. जैसे फर्स्ट एजीएम आएगा कंपनी का तब तक तो ऑडिटर का टेन्योर ही खत्म हो जाएगा. तो फर्स्ट ऑडिटर का नॉर्मली अपॉइंटमेंट करेगा बोर्ड. विद इन हाउ मेनी डेज, बोर्ड शैल अपॉइंट विद इन 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ द कंपनी. इधर वर्ड क्या है, डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ द कंपनी से 30 दिन के अंदर अंदर अपॉइंटमेंट करने का पावर किसको दिया है, बोर्ड को दिया है. एंड टेक्निकली जब एजीएम आएगा तब तक तो टेन्योर खत्म ही हो जाएगा इसका. तो टेन्योर खत्म ही हो जाएगा. पर यहां पर लॉ ना थोड़ा कैरीड अवे हो गया ऑनेस्टली. वो बोलता है अगर बोर्ड अपॉइंट नहीं कर पाता है 30 दिन के अंदर अंदर तो पावर चले जाएगा मेंबर्स के पास में. पावर चले जाएगा किसके पास में, मेंबर्स के पास में. एंड सर वहां पर मेंबर्स को दिया है 90 days. प्लीज आर्ग्यू मत करना ये 30 के बाद 90 है या 30 के बाद 60 है, दोनों मिला के 90 है. किसी को भी नहीं पता, उन्होंने लिखा ही नहीं ढंग से. उन्होंने कहीं पर लिखा है विद इन वर्ड, कहीं पर लिखा है नेक्स्ट, और कहीं कहीं लिखा है सिर्फ देखो ऐसा विद इन 90 days. अब ये नेक्स्ट 90 है कि नहीं है किसी को मालूम नहीं है. कहीं कहीं पर नेक्स्ट लिखा है, आई विल प्रूव इट टू यू. कहीं कहीं पे लॉ लिखते वक्त नेक्स्ट लिखा है. बट ठीक है, लॉजिकली ऐसा मान के चलो नॉर्मली फर्स्ट ऑडिटर पहले 30 दिन में अपॉइंट होगा. यार बोर्ड कैसे फेल होगा ऐसा, लॉजिकली तो सेंसिबल नहीं है. पर सर अगर मेंबर्स के पास पावर गया तो कौन सा जनरल मीटिंग होगा, ईजीएम होगा, एजीएम नहीं होगा. एजीएम में तो टेन्योर ही खत्म हो जाएगा. समझा क्या मेरा बात. तो सर पहला पावर बोर्ड के पास में. विद इन हाउ मेनी डेज, 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ द कंपनी. इफ बोर्ड फेल्स पावर विल गो टू मेंबर्स. दे हैव टू अपॉइंट. तुमको क्या लिखने का, तुमको दिमाग ही नहीं लगाने का, तुमको लिखने का विद इन 90. जितना लिखा तुमको उतना लिखने का. तुम आर्ग्यूमेंट करो मत. अनफॉर्चुनेटली मैं अभी वो डिस्कशन में जा भी नहीं रहे, कोई सेंस ही नहीं बनता है. देयर इज अ लॉजिक जहां पे हम जा सकते हैं ऐसा क्यों होना चाहिए क्यों नहीं होना चाहिए, डजंट मैटर टुडे. व्हाट मैटर्स इज विद इन 90 days एट एन ईजीएम. एजीएम नहीं हो सकता है, एजीएम में टेन्योर खत्म हो जाएगा. समझा क्या सर. इन केस ऑफ गवर्नमेंट कंपनी हमेशा पहला पावर किसके पास में आएगा, सीएजी के पास में. सर इन केस ऑफ गवर्नमेंट कंपनी सीएजी शैल अपॉइंट विद इन 60 days फ्रॉम द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ द कंपनी. इनके हिसाब से अगर सीएजी भी भूल जाता है
ये इलॉजिकल है। सीएजी के अंडर इतने रीजनल डायरेक्टर्स है, ऐसा नहीं हो सकता है। बट इफ सीएजी फेल्स तो ये पावर किसको दे रहे हैं? बोर्ड को दे रहे हैं। इधर देखो खुद लिखा है विद इन हाउ मेनी डेज? नेक्स्ट 30 डेज। मतलब इधर विजिबल है वो 60 के बाद अगले 30 दिन के अंदर पावर किसके पास में है? बोर्ड के पास में। फिर इनको लगता है बोर्ड भी अगर फेल हो गया पावर अल्टीमेटली किसके पास जाएगा? मेंबर्स के पास में। ये बोर्ड फेल्स विद इन नेक्स्ट 30 डेज अपॉइंट नहीं कर पाता तो किसके पास चला जाएगा? मेंबर्स के पास चला जाएगा। दे शैल अपॉइंट द फर्स्ट ऑडिटर। वापस से वर्ड क्या है? विद इन 60 है। ये नेक्स्ट वेक्स कुछ नहीं है, क्या लिखा है? विद इन 60। और ऑब्वियसली इस बार क्या होगा? ईजीएम होगा। अब ऐसा मत सोचना सर मेंबर्स भी नहीं अपॉइंट कर पाए तो। आई थिंक कंपनी इज नो राइट टू एग्जिस्ट। किसी को पता ही नहीं है ऑडिटर अपॉइंट करने का तो फायदा ही नहीं है। आई यू अंडरस्टैंडिंग? प्लीज ऐसा लिखना मत, doesn't make sense। बट सर सिंपल है 30 90 60 30 60। तेरे को दिमाग लगाने का नहीं है, तेरे को नंबर ऑफ डेज याद रखने का अनफॉर्चुनेटली। समझ रहे हो मेरा बात? एमसीक्यू करेक्टिंग करेक्ट आ सकता है या इवन 4 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है। वो पता परेशान कैसे करेगा? CAG did not appoint the first auditor for a government company within 30 days from the date of registration of the company। वो खेलेगा तेरे साथ में। देखो 30 याद रहेगा बोर्ड का, समझ रहे मेरे बात? और वो लिखेगा सीएजी के साथ में। सीएजी ने फर्स्ट ऑडिटर को विद इन 30 डेज अपॉइंट नहीं किया, उसको 60 दिन दिया है। यूजलेस। व्हाट डू दे अचीव? आई डोंट गेट इट। ये सबके पास प्रिंटेड है, रेफरेंस के लिए पढ़ा रहता है। और तूने आंसर क्या करना है? ये तो सीएजी ने डिसाइड करना है। यू हैव नो रिलेशनशिप विद सीएजी। व्हाई डू आई आस्क सच अ स्टूपिड क्वेश्चन टू यू? आई डोंट नो। समझेगा तुमको? ऐसा तो याद रखना 60 30 60। उधर क्या है? 30 90। कौन सा ऑडिटर का बात कर रहा है? फर्स्ट ऑडिटर का। इसका टेन्योर कब तक रहेगा? टिल द कंक्लूजन ऑफ फर्स्ट एजीएम। टेन्योर कब तक रहेगा? टिल द कंक्लूजन ऑफ फर्स्ट एजीएम। अब तुम्हारे दिमाग में डाउट आएगा सर मैं फर्स्ट ऑडिटर है, पहला साल हो गया, अब मेरा अपॉइंटमेंट 5 साल के लिए हो सकता है या 4 साल के लिए होना चाहिए? रोटेशन 139(2) मैं ही बताऊंगा कल। समझा क्या? क्या अभी के लिए 139 सबसेक्शन 67 क्लियर है क्या? सर सबसे पहले पढ़ा सब्सिक्वेंट ऑडिटर फॉर एनी अदर कंपनी फॉर अ गवर्नमेंट कंपनी। फिर पढ़ा फर्स्ट ऑडिटर फॉर अ गवर्नमेंट कंपनी एंड फॉर एनी अदर कंपनी। अब सर बचा कौन सा? रिटायरिंग ऑडिटर। पर उसके पहले कॉन्सेप्ट पढ़ लेते हैं कैजुअल वैकेंसी। क्या पढ़ लेते हैं? कैजुअल वैकेंसी। आज के टाइम में वो खत्म हो जाएगा, ठीक है। अनफॉर्चुनेटली मैं 11 के बाद में क्लास नहीं ले पाऊंगा, मेरा नेक्स्ट लेक्चर रहता है वापस से, जो अभी नॉर्मल इंटरमीडिएट बैच चल रहा है मई के लिए, समझ रहे हो? इसलिए 10 to 11 ही स्लॉट रहेगा अभी के लिए। कम टू कैजुअल वैकेंसी 139 सबसेक्शन 8। सर व्हाट इज अ कैजुअल वैकेंसी? सिंपल शब्दों में, अगर ऑडिटर को आपने लॉफुली अपॉइंट किया, अगर ऑडिटर को आपने लॉफुली अपॉइंट किया और किसी भी वजह से वो कंटिन्यू नहीं कर पाता है, अपना टेन्योर कंप्लीट नहीं कर पाता है, तो जो वैकेंसी होता है उसे कैजुअल वैकेंसी कहते हैं। रिमेंबर, ऑडिटर का अपॉइंटमेंट लॉफुली होना चाहिए, उसके बाद में अगर किसी भी वजह से वो कंटिन्यू नहीं कर पाता है तो जो वैकेंसी आएगा वो क्या कहलाएगा? कैजुअल वैकेंसी। ऑडिटर रिजाइन कर सकता है, उसका रिमूवल हो सकता है, या वो लेट्स से डेथ वगैरह का सिचुएशन हो सकता है, कोई भी सिचुएशन होगा। लॉफुल अपॉइंटमेंट था पर वो अपना टेन्योर कंप्लीट नहीं कर पाया, तो वैकेंसी इज कॉल्ड एज। सर कैजुअल वैकेंसी से कैसे डील करना है? एक ही सबसेक्शन है 139 सबसेक्शन 8, लिख दीजिए 139 सबसेक्शन 8 कैजुअल वैकेंसी। गवर्नमेंट कंपनी के लिए भी वही आंसर है और एनी अदर कंपनी के लिए भी वहीं पर आंसर है। सिंपल है। गवर्नमेंट कंपनी के केस में कोई सा भी वैकेंसी हो, पहला पावर किसके पास जाएगा? सीएजी के पास में। किसके पास जाएगा? सीएजी के पास में। पेज नंबर 10.5 कैन यू सी? कैजुअल वैकेंसी 139 सबसेक्शन 8। इन केस ऑफ एनी अदर कंपनी हम प्रोसीजर पढ़ेंगे, बट इन केस ऑफ अ गवर्नमेंट कंपनी पहला पावर किसके पास जाएगा? सीएजी के पास में। दे हैव टू फिल द कैजुअल वैकेंसी विद इन हाउ मेनी डेज? 30 डेज। फिर से सेम बात, अगर सीएजी 30 दिन में कैजुअल वैकेंसी फिल नहीं कर पाता है तो पावर किसके पास चले जाएगा? बोर्ड के पास में। उन्हें भरना पड़ेगा कैजुअल वैकेंसी विद इन नेक्स्ट 30 डेज। इधर खुद बोला है क्या? विद इन नेक्स्ट 30। जहां उनको भी क्लैरिटी था उन्होंने भी नेक्स्ट वर्ड लिखा है। आई डोंट वांट टू गेट देयर, बट अभी के लिए मतलब जो उनको मालूम है 30 कैन नॉट बी इंक्लूडिंग 30, तो उन्होंने नेक्स्ट 30 लिखा है क्लियरली। जहां उनको भी चैलेंजिंग लग रहा था उन्होंने वर्ड विद इन यूज कर लिया है। दे केप्ट इट ओपन इन द लॉ। एनीवेज, इन केस ऑफ अ गवर्नमेंट कंपनी कैजुअल वैकेंसी पहले कौन भरेगा? सीएजी। इफ सीएजी फेल्स देन बोर्ड। विद इन हाउ मेनी डेज? 30 डेज। 30 डेज। यहां प्रॉब्लम नहीं है और क्वेश्चन भी नहीं आएगा। क्वेश्चन किधर आएगा? कैजुअल वैकेंसी इन केस ऑफ एनी अदर कंपनी। सर वहां पर ना कैजुअल वैकेंसी फिल करने का पहला पावर डायरेक्टली दिया है बोर्ड को। किसको दिया है? बोर्ड को। सी कैजुअल वैकेंसी कम होगा, साल के बीच में होगा, तो पहला पावर किसको दिया है? बोर्ड को। बट रिमेंबर, बोर्ड को पावर है एक्सेप्ट इन वन केस।
इन केस ऑफ रेजिग्नेशन बोर्ड डायरेक्टली कैजुअल वैकेंसी फिल नहीं कर पाएगा. रिमेंबर दिस सर, इन केस ऑफ एनी अदर कंपनी कैजुअल वैकेंसी शैल बी फिल्ड बाय बोर्ड विद इन हाउ मेनी डेज, 30 डेज. बट अगर रेजिग्नेशन होता है, क्या होता है रेजिग्नेशन, प्लीज समझो, अगर ऑडिटर रिजाइन कर रहा है, देयर कैन बी सम प्रॉब्लम विद द मैनेजमेंट, देयर कैन बी सम प्रॉब्लम विद द मैनेजमेंट. तो हम बोर्ड को पावर नहीं दे सकते ना यार कि तू ही अगले वाला नया ऑडिटर भी लेके आ जाए. इससे जो बोर्ड में डेडलॉक है वो कंटिन्यू होगा, जो प्रॉब्लम है वो कंटिन्यू होगा. तो उन्होंने लॉ बनाते वक्त पुराने लॉ में तो क्लियरली बोला बोर्ड को पावर ही नहीं है, रेजिग्नेशन है तो बोर्ड आसपास भी नहीं आएगा. नए वाले लॉ में क्या बोला, बोर्ड कैजुअल वैकेंसी फिल कर सकता है, बट एक कंडीशन डाल दी है, अगर रेजिग्नेशन है तो उनको कंसेंट लेना पड़ेगा, अप्रूवल लेना पड़ेगा. किससे, मेंबर्स से. मेरा बात सुनना, अंडरस्टैंडिंग के लिए एक मजेदार चीज बता रहा हूं जो एक्चुअली में ढंग से नहीं लिखी है. इसका एक्चुअली बोलने का मतलब है, जब कैजुअल वैकेंसी होता है, एवरीवन ढंग से सुनना, वहां से 30 दिन के अंदर अंदर, मैं बात कर रहा हूं रेजिग्नेशन का, जब कैजुअल रेजिग्नेशन हुआ वहां से 30 दिन के अंदर अंदर बोर्ड ना रेकमेंड करता है. क्योंकि याद करो आप प्रोसीजर पढ़ के आए थे, सब्सिक्वेंट ऑडिटर फॉर एनी अदर कंपनी, दिस कैजुअल वैकेंसी इज फॉर एनी अदर कंपनी and this auditor is similar to subsequent auditor, it is not the first auditor for sure. तो यहां पर ना बोर्ड डायरेक्टली कैजुअल वैकेंसी फिल नहीं कर सकता है, वो 30 डेज में क्या कर रहा है, रेकमेंड कर रहा है. फिर वो रेकमेंडेशन के ऊपर कंसेंट किसका चाहिए, मेंबर्स का चाहिए. किसमें चाहिए, जनरल मीटिंग के अंदर, एंड ऑब्वियसली ईजीएम ही होगा. अरे क्या होगा, ईजीएम. तो सर एक्चुअली में कैजुअल वैकेंसी व्हेन देयर इज अ रेजिग्नेशन फिल कौन कर रहा है, मेंबर्स. बोर्ड सिर्फ क्या कर रहा है, रेकमेंड. कैसे बता रहे हो सर आप, ऐसा ढंग से लाइन पढ़ना मेरे साथ में, एवरीवन रीड केयरफुली. सर अगर कैजुअल वैकेंसी होता है एज अ रिजल्ट ऑफ रेजिग्नेशन, सच अपॉइंटमेंट, जो नया बंदे का अपॉइंटमेंट है, शैल बी अप्रूव्ड बाय द कंपनी एट अ जनरल मीटिंग दैट शुड बी कन्वेन्ड विद इन 3 months फ्रॉम द रेकमेंडेशन. पहले लाइन में बोल दिया बोर्ड शैल फिल द कैजुअल वैकेंसी विद इन 30 डेज, पर बाद में समझाया कि सर अप्रूवल किसका लेना पड़ेगा, मेंबर्स का. और वो किस में होगा, जनरल मीटिंग में होगा. जनरल मीटिंग कितने टाइम में होना चाहिए, 3 महीने में. 3 months फ्रॉम डेट ऑफ रिकमेंडेशन बोल रहा है, नॉट डेट ऑफ रेजिग्नेशन बोल रहा है. समझेगा मेरा बात, मतलब एक्चुअली इसका इंटरप्रिटेशन क्या है, जिस दिन रेजिग्नेशन हुआ वहां से 30 दिन में बोर्ड रेकमेंड कर रहा है, और वहां से 3 महीने में अब जनरल मीटिंग के अंदर मेंबर्स का अप्रूवल ले रहे हो. मतलब अल्टीमेटली मेंबर्स ही अपॉइंट कर रहा है यार. समझ में आया क्या मेरा बात. क्योंकि जब रेजिग्नेशन होता है आप बोर्ड को पावर नहीं दे सकते हो टू फिल द कैजुअल वैकेंसी. इट विल बी एब्सोल्युटली रॉन्ग, इट विल बी अ क्लियर अब्यूज ऑफ अथॉरिटी. आपने अगर उनको पावर दे दिया जिसकी वजह से ऑडिटर रिजाइन करके जा रहा है, वही नए ऑडिटर को लेके आ रहा है, तो फिर कंपनी में फ्रॉड अगर होगा तो बाहर कैसे आएगा यार. फिर आपको थर्ड पार्टी की रिपोर्ट का वेट करना पड़ेगा. कोई बात नहीं, यू नो व्हाट आई मीन राइट. हाइडेनबर्ग का जो रिपोर्ट आया है अभी, मतलब ऐसा नहीं है कि फ्रॉड है, पर रिपोर्ट का वेट करना पड़ेगा ना आपको. इन जनरल हम चाहते हैं लॉज ऐसे ना बनाए जाए, लॉज को बहुत शांति से बनाया जाए, इसीलिए बोर्ड को पूरा पावर नहीं देंगे. यहां पर किसका अप्रूवल लेना जरूरी है, मेंबर्स का. दिस इज योर कैजुअल वैकेंसी. रिमेंबर, एग्जाम में एक मजेदार तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है. एवरीवन आई वांट योर 100% अटेंशन. वो क्या बोलेगा, कंपनी में सब्सिक्वेंट ऑडिटर लॉफुली अपॉइंट नहीं हुआ है, कोई तो तरीका लिखेगा वो कि कंपनी में सब्सिक्वेंट ऑडिटर बराबर तरीके से अपॉइंट नहीं हुआ है. अब सर वो ऑडिटर को रिमूव किया जा रहा है, इज देयर अ कैजुअल वैकेंसी. अगर हां तो कैजुअल वैकेंसी फिल कैसे करेंगे. यहां पे कैजुअल वैकेंसी नहीं है. फॉर अ कैजुअल वैकेंसी टू अराइज देयर शुड बी अ वैलिड अपॉइंटमेंट. वो क्वेश्चन में ना वैलिड अपॉइंटमेंट ही नहीं रहेगा. तेरे को लेके जा रहा है कैजुअल वैकेंसी के ऊपर, तुझे लगेगा 108 लिखने का है, नहीं, तुझे पहले लिखने का है फॉर अ कैजुअल वैकेंसी टू अराइज देयर शुड बी अ वैलिड अपॉइंटमेंट. वो पता क्या बताएगा, कंपनी का फर्स्ट ऑडिटर, कंपनी का फर्स्ट ऑडिटर, लेट्स से अपन बात करते हैं इन केस ऑफ एनी अदर कंपनी, पावर किसके पास में फर्स्ट ऑडिटर अपॉइंट करने का, 60 30 60 30 90 60 30 60 फॉर गवर्नमेंट कंपनी, फॉर एनी अदर कंपनी 30 90. पहला बार बोर्ड के पास आगे नहीं था, बोर्ड ने अपॉइंट किया फर्स्ट ऑडिटर विद इन 60 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ द कंपनी. 60 डेज दिया ही नहीं है उसको, 30 में करना चाहिए. तो क्या वैलिड अपॉइंटमेंट ही नहीं हुआ है, तो कैजुअल वैकेंसी नहीं हुआ है. करना क्या है, लॉ कुछ नहीं कर सकता इस केस में. तुमने वैलिड अपॉइंटमेंट नहीं किया तो कैजुअल वैकेंसी ही नहीं हो सकता है. 139(8) इज नॉट द आंसर. द आंसर शुड बी इट्स नॉट अ वैलिड अपॉइंटमेंट ऑफ फर्स्ट ऑडिटर.
ये क्वेश्चन बहुत रेयर है, फाइनल में एक या दो बार पूछा है, इंटर में बहुत रेयरली एक ही बार बहुत साल पहले देखने को मिला है, जहां पे वो आपको ट्रिक करेगा कि कैजुअल वैकेंसी कैसे फिल कर दें, जबकि एक्चुअली में कैजुअल वैकेंसी होगा ही नहीं। आपको बताना पड़ेगा क्यों ये कैजुअल वैकेंसी नहीं है। रिमेंबर, फॉर अ कैजुअल वैकेंसी टू अराइज देयर शुड बी अ वैलिड अपॉइंटमेंट। बात समझा क्या? हमने 139 सबसेक्शन 1 5 सब्सिक्वेंट ऑडिटर फॉर अ एनी अदर कंपनी फॉर अ गवर्नमेंट कंपनी खत्म किया। 6 7 सब्सिक्वेंट ऑडिटर नहीं, फर्स्ट ऑडिटर फॉर एनी अदर कंपनी एंड गवर्नमेंट कंपनी खत्म किया। 139 8 कैजुअल वैकेंसी फॉर बोथ द केसेस, केस 1 एंड केस 2 कवर किया। आराम से इसको रीड कीजिएगा आज। कल हम पूरा 139 पूरा 140 दोनों उड़ा देंगे। कल से कोई आपको स्टार्टिंग का 15 मिनट का इंट्रोडक्शन का जरूरत नहीं है, सीधा 139 के साथ शुरू करेंगे। इज दैट क्लियर टू यू? थैंक यू, सी यू गाइस ऑनलाइन पब्लिक, थैंक यू।